हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 13 मार्च 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। But before I start, I just want to say one thing, that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ट्रस्ट मी ऑन दैट। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपको आज की वीडियो से मिलेगी वो कहीं भी नहीं मिलेगी। हमें बहुत सारी इकोनॉमी, बहुत सारी साइंस, बहुत सारी बायोलॉजी, बहुत सारी एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें आज डिस्कस करनी है। अगर हम आपसे मेंस में और आपके प्रीलिम्स में भी ये पूछा जा सकता है कि ESG यानी कि इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस जो गाइडलाइंस आ रही हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR में डिफरेंस क्या है, अगर आपसे मेंस में से 5 से 6 पॉइंट लिखने के लिए पूछ लिया गया तो आप क्या लिखेंगे? क्योंकि इस तरह का कंसोलिडेटेड मटेरियल कहीं पे भी आपको अवेलेबल नहीं किया जाएगा। सो आई विल गिव यू पॉइंटर्स ऑल्सो ऑन दैट। ऑफकोर्स जो भी डिस्कशन है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो तो हम देखेंगे ही। और भी बहुत सारी चीज़ें, केस्लर सिंड्रोम क्या है, बहुत सारी इकोनॉमी, ग्लोस्कोपी क्या होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आज हमें डिस्कस करनी है। ऑल्सो जैसा कि आप जानते हैं कि हम संडे के जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो मंडे को डिस्कस करते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल किया जाएगा। इन केस you're interested in watching that particular section, you can consider giving it a watch. साथ ही में आप जानते हैं कि चैनल पे कल विजन IAS की जनवरी मंथ की पॉलिटी और गवर्नेंस की वीडियो अपलोड हो गई है। इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आई वुड लिंक इट इन द आई बटन, यू कैन कंसिडर गिविंग इट अ वॉच। ओके, तो देखिए आज का जो पहला आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है एक्सप्लेन्ड सेक्शन का, अ मेजर बैंक फेल्ड, हेयर्स व्हाई इट इज नॉट 2008 अगेन। तो देखिए यहाँ पे आप जानते हैं बहुत सारे द हिंदू में भी आज फ्रंट पेज पे एक आर्टिकल आया है कि हमारी फिनेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि वी आर सॉर्ट ऑफ नॉट श्योर अभी कि इसका कंटेजियन इफेक्ट होगा नहीं होगा। इट डिपेंड्स, ऑल्दो रेन होगी नहीं होगी हमें नहीं पता, पर हम अम्ब्रेला के साथ रेडी हैं। ये एग्जैक्टली फिनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आई है, तो कुछ तो यहाँ पे इंडिया का भी लिंक है, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमें क्या समझना है, देखिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको हम जानते हैं उसके रिलेशनशिप के लिए विद स्टार्टअप्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट, जिसका नाम है सिलिकॉन वैली बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक ने बहुत ही पुरानी जो प्रॉब्लम होती है बैंकिंग के सेक्टर में, जिसे हम बैंक रन कहते हैं, वो एक्सपीरियंस की है। देखिए ये आपके लिए जो बैंक रन का कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी जब हमने नोबेल प्राइज विनर्स देखे थे तो इकोनॉमी के टर्म्स में इक्विवेलेंट ऑफ जो नोबेल प्राइज होता है वो भी बैंक रन, फिनेंशियल क्राइसिस, 2008 फिनेंशियल क्राइसिस, 1930 फिनेंशियल क्राइसिस, इन सारे बैंकिंग सेक्टर पे रिसर्च कंडक्ट जिन्होंने की थी उनको दिया गया था। तो वहां पे भी हमने बैंक रन डिस्कस किया था इकोनॉमी का जब हमने विजन IAS पढ़ा था। ओके, तो आपको बैंक रन पता होना चाहिए कि क्या होता है। देखिए जो बैंकिंग है ना वो किस प्रेमाइस पे काम करती है कि आप अपने कुछ डिपॉजिट रखते हैं बैंक के पास, ठीक है, और कहीं और लोग बैंक से जाके लोन्स लेते हैं, ठीक है। तो बैंक ये अज्यूम करता है कि आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो डिपॉजिट रखते हैं बैंक के पास अपना, तो सारे के सारे एक ही दिन तो नहीं आ जाएंगे अपना डिपॉजिट लेने, कभी उनको सबको इकट्ठे तो जरूरत नहीं पड़ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रेमाइस पे, इस रैशनल पे बैंक क्या करता है कि आपके डिपॉजिट का थोड़ा सा पार्ट रख देता है कि मे बी कुछ तो आप विड्रॉ कर ही सकते हैं, वो रख देता है, लेकिन बाकी डिपॉजिट में से पैसा निकाल के जो लोन मांगने आते हैं उन्हें दे देता है, इस प्रेमाइस पे कि सारे इकट्ठे विड्रॉ करने नहीं आएंगे। लेकिन जब बैंक की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि मे बी देयर इज अ फियर ऑफ फेलियर ऑफ बैंक, तब क्या होगा कि सारे डिपॉजिटर्स को, आपके जैसे बहुत सारे लोगों को कोई भरोसा नहीं है कि बैंक हमारा डिपॉजिट सेफ रख पा रहा है, मे बी इट इज डूम्ड टू फेल। तो आप क्या करेंगे, सारे एक साथ चले जाएंगे बैंक के बाहर, लाइंस लग जाएंगे और सब इकट्ठे विड्रॉ कराने लगेंगे अपना पैसा। दैट इज नोन एज बैंक रन। ये आपको प्रीलिम्स में कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो aptly define और aptly explains the concept of bank run। तो आपको बैंक रन का मतलब पता होना चाहिए। अभी देखिए हमने क्या बोला कि सिलिकॉन वैली बैंक एक बैंक है ऑफ कोर्स US में, तो इसमें बैंक रन की दिक्कत हुई है, ओके।
और सिलिकॉन बैंक जो वैली बैंक है, इसका काफी रिश्ता स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ है। तो बहुत लोगों को वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब नहीं पता होता कि क्या होता है। जब हमने एंजल टैक्स डिस्कस किया तो हमने वेंचर कैपिटलिज्म को डिस्कस किया था। तो वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होता है? एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर। अब इक्विटी इन्वेस्टर है तो इक्विटी में इन्वेस्ट करता होगा, यानी कि आपकी कंपनी अभी ग्रोइंग कंपनी है, ठीक है, आप एक स्टार्टअप है फॉर एग्जाम्पल, और मुझे लगता है कि आपकी कंपनी में बहुत पोटेंशियल है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, आपका आइडिया बहुत अच्छा है, यू आर वर्किंग ऑन समथिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं एक वेंचर कैपिटलिस्ट हूँ, आपके पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है, तो मैं कहूंगी मुझे भरोसा है कि आप में बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है, मैं आपको कैपिटल देती हूँ, थोड़ा पैसा देती हूँ, उसके बदले ऑफ कोर्स आपको मुझे कुछ देना होगा, आप अपनी कंपनी में से मुझे एक इक्विटी स्टेक दे दीजिए, 4%, 10%, जितना भी, ठीक है, यानी कि अपने शेयर होल्डिंग उतना परसेंट मुझे दे दीजिए, उसके बदले में मैं आपको कैपिटल दूंगी। उसे वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें जो आप पढ़ते हैं लेकिन आपको नहीं पता होता। तो देखिए, सिलिकॉन वैली बैंक का ऐसा केस है कि ये बहुत बड़ा बैंक है यूएस के केस में, ओके। तो जैसे ऐसी बातें चल रही हैं काफी न्यूज़पेपर्स में, एवरीवेयर इन द एंटायर वर्ल्ड, कि क्या ये लेमन तो नहीं मोमेंट हो जाएगा। लेमन मोमेंट तो नहीं है यूएस के टर्म्स में, क्योंकि जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो वो लेमन ब्रदर्स की बैंक रन की वजह से आया था, बैंकरप्सी की वजह से आया था, ठीक है, तो ये बात आपको याद है। तो सिलिकॉन वैली बैंक को कंपेयर ही क्यों किया जा रहा है लेमन ब्रदर्स के साथ, ठीक है, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक यानी कि एसवीबी 16th लार्जेस्ट बैंक था यूनाइटेड स्टेट्स का until this crash actually happened। 16th लार्जेस्ट बैंक, तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि ये बहुत बड़ा बैंक है, ओके। तो ये बात आपको पता है, कैलिफोर्निया में इट इज सिचुएटेड। 1983 में इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था, और सबसे ज्यादा इसको जाना ही आपने, इसकी जो रेपुटेशन है वो इसीलिए है क्योंकि अगर हम दिसंबर 2022 तक का डेटा देखें तो अराउंड 56% जो इसने लोन्स दिए हुए हैं, 56% ऑफ इट्स इंटायर लोन्स जो डिस्पर्स किए गए हैं वो वेंचर कैपिटलिस्ट और इन तरह के स्टार्टअप्स को ही दिए गए हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से ट्रेंड सेटिंग इंस्टीट्यूशन था जिसने सबसे पहले काम करना शुरू किया था स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए या वेंचर कैपिटलिस्ट को प्रमोट करने के लिए, जब ये सेक्टर इमर्ज हो रहा था, ठीक है। तो इसीलिए सिलिकॉन वैली बैंक को आज तक जाना जाता था, और इसका फेल होना कहीं ना कहीं इट्स वेरी बैड, ओके। क्योंकि जो सिलिकॉन वैली बैंक है इट इज हेल्ड बाय सिलिकॉन वैली बैंक फाइनेंशियल ग्रुप, जो अपने ऑपरेशंस यूएस में और 10 के करीब कंट्रीज में कंडक्ट करता है, जैसे इंडिया। तो इंडिया के लिए भी इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और हमारे भी कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो एसवीबी से लिंक्ड हैं, ओके। तो इसीलिए we are also concerned about it. Its downfall is the largest failure of a financial institution since Washington Mutual collapsed at the night of the financial crisis more than a decade ago. इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या ये लेमन मोमेंट तो नहीं होगा, क्या ये 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस दोहराया तो नहीं जाएगा, ओके। तो और उस समय क्योंकि हमने देखा था कि इट जस्ट बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ था हर एक इकोनॉमी में, तो क्या ऐसा सबके लिए तो नहीं होगा फिर से। सम स्टार्टअप्स विद टाइज टू द बैंक स्क्रैम्बल टू पे देयर वर्कर्स एंड फियर दे माइट हैव टू पॉज प्रोजेक्ट्स, ओके। तो जो स्टार्टअप सेक्टर इंपैक्ट होगा वो तो ऑफ कोर्स हमें पता ही है। अब सबसे पहली बात, सिलिकॉन वैली बैंक फेल क्यों हुआ? अब देखिए, ये बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। Silicon Valley Bank was hard hit by downturn in technology stocks over the past year, as well as US Federal Reserve hiking interest rates to combat inflation. देखिए, इसका सारा जो ताल्लुकात है वो यूएस फेडरल रिजर्व जो इंटरेस्ट रेट्स को हाइक कर रही है उससे है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सिलिकॉन वैली बैंक ने पहले कुछ बॉन्ड्स खरीदे हुए थे, ठीक है। अब जब बॉन्ड खरीदेंगे, ठीक है, जो आपका ऑफ कोर्स जो जिस पैसे से आपने बॉन्ड खरीदा है, क्योंकि आप बैंक है तो आपका खुद का तो कोई पैसा है नहीं, आपने डिपॉजिटर्स का जो पैसा आपके पास पड़ा हुआ था उसके पैसे से आपने इन्वेस्टमेंट किया है बॉन्ड्स में। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं बहुत सारे, तो गुड इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। पर उस समय जब आपने बॉन्ड्स खरीदे होंगे तो आपने एक अग्रीमेंट किया होगा कि अच्छा आज इंटरेस्ट रेट इतना है, इतना इंटरेस्ट रेट मेरे को मिलता रहेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यूएस के फेडरल रिजर्व ने इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बहुत बढ़ा दिए हैं।
तो जो इंटरेस्ट रेट आपको जो जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपने इतने समय पहले 1-2 साल पहले जिस पे आपने अग्री किया था, वो इंटरेस्ट रेट तो बहुत कम है जो आपको मिल रहा है, तो उसकी तो उन बॉन्ड्स की तो एक्चुअल में कोई वैल्यू ही नहीं बची। ओके और आज तो क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है बॉन्ड्स पे वो बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो सॉर्ट ऑफ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ओके तो और साथ ही में बात ये है कि कस्टमर के डिपॉजिट को ही आपने यूज करके ऑफ कोर्स बॉन्ड्स खरीदे थे, लेकिन फिर भी चलिए ये भी एक बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यू ऑफ कोर्स आज इंटरेस्ट रेट्स बहुत बड़े हैं तो कल को दोबारा इंटरेस्ट रेट कम भी होंगे, तो और वैसे भी जो आपने बॉन्ड्स खरीदे होते हैं यू होल्ड ऑन टू देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड, सो मे बी दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप बैंक हैं, आप काफी समय तक बॉन्ड्स रखते हैं अपने पास। ओके तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन अब साथ में ये भी तो है ना कि अगर इंटरेस्ट रेट जिस पे आप लोन दे रहे हैं, ठीक है, तो उस पर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है, लेकिन डिपॉजिट पे ऑफ कोर्स उस पर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो आपको अपने डिपॉजिटर्स को भी और पैसा देना है। साथ ही में जो आपसे यूजुअली लोन्स लेते हैं वो स्टार्टअप्स हैं और वो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, ठीक है। तो अब स्टार्टअप सेक्टर आप जानते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहा, स्पेशली टेक्नोलॉजी सेक्टर में और इन तरह के सेक्टर्स में आप देख रहे हैं, ठीक है। तो और क्योंकि लोन लेना इतना महंगा हो गया है इन तरह के स्टार्टअप्स को, क्योंकि इंटरेस्ट रेट पे बहुत ज्यादा मिलेगा तो वो लोन भी नहीं ले पा रहे, तो इसीलिए उन्होंने क्या सोचा है कि हमने जो डिपॉजिट्स रखे हुए हैं ना, हमने एटलीस्ट अपने वर्कर्स को पैसे तो देने ही है, हम वो डिपॉजिट्स विड्रॉ करना शुरू कर दें। तो सबने इकट्ठे आके विड्रॉ करना शुरू कर दिया, और वही सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम बन गई है। द वैल्यू ऑफ दोस इन्वेस्टमेंट, लेट मी जस्ट रीड और स्किम थ्रू इट कि यहाँ पे कुछ रह तो नहीं गया। द वैल्यू ऑफ दोज इन्वेस्टमेंट्स फेल बिकॉज दे पेड लोअर इंटरेस्ट रेट्स देन व्हाट अ कंपेरेबल बॉन्ड वुड पे। जैसे कि मैंने आपको बताया उनके बॉन्ड्स पे अब उनको कब इंटरेस्ट रेट, तो ये सेक्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। Typically that's not an issue because the banks hold on to those for a long time। जैसा कि मैंने आपको बताया बॉन्ड्स वाली चीज भी इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है क्योंकि you keep them for a longer time। पर जो सिलिकॉन वैली के कस्टमर्स हैं they are mostly tech centric companies, जो of course उन्हें कैश की और ज्यादा जरूरत पड़ रही है पिछले 1 साल से, ठीक है। और साथ ही में उनका जो लोन वो ले नहीं सकते, तो अपना जो उन्होंने डिपॉजिट रखा हुआ उसी को उन्होंने विड्रॉ करना शुरू कर दिया है, और इसीलिए बैंक रन हुआ है। सो सिलिकॉन वैली कस्टमर्स स्टार्टेड विदड्रॉइंग देयर डिपॉजिट्स, द विड्रॉल्स रिक्वायर्ड द बैंक टू स्टार्ट सेलिंग। अब देखिए अचानक से अब आप कैसे देंगे, अब सारे इकट्ठे विड्रॉ करने आ गए, लेकिन आपने उनके पैसे से तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है ना, तो फिर लेकिन पैसा तो देना है, मतलब वो उनका पैसा है, आप उनको मना तो नहीं कर सकते कि हमने आपके पैसे को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो आप प्लीज मेरे से पैसा मत लीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप अपने एसेट्स को बेचना शुरू करेंगे ताकि आप कस्टमर की विड्रॉल रिक्वेस्ट को पूरा कर सकें, ठीक है। और साथ ही में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सिलिकॉन वैली की जो कस्टमर्स हैं जो अपना पैसा विड्रॉ करने आ रहे हैं वो लार्जली वेल्दी पीपल हैं, ठीक है। तो अब आप वेल्दी पीपल हैं तो ऑफ कोर्स उनके जो डिपॉजिट्स होंगे वो भी बहुत वेल्दी ही होंगे, बहुत बड़े डिपॉजिट्स होंगे, तो आपको इतने बड़े डिपॉजिट्स को वापस करना है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जैसे हमारे यहाँ पे डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी है 5 लाख रुपए की, ठीक है, कि आपने इतना पैसा अगर डिपॉजिट किया हुआ तो एक बैंक फेल भी हो जाता है तो आपको 5 लाख का तो मिलेगा ही एटलीस्ट, है ना। वो डिपेंड करता है आपने जमा क्या पता 10,000 करवाए तो तब थोड़ा ना 5 लाख मिल जाएगा, बट स्टिल। तो यहाँ पे भी यूएस के केस में भी $250,000, ओके, $250,000 यहाँ पे एक इंश्योरेंस फैसिलिटी है कि इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आपने इतना तक ही डिपॉजिट करवाया हो तो ठीक है, आपका सब कुछ इंश्योर्ड है, आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन इससे बाद वाला ऑफ कोर्स वो धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको मिलेगा, क्योंकि इससे भी ज्यादा वेल्दी अगर आप कस्टमर्स हैं तो इससे भी ज्यादा अगर आपने डिपॉजिट किया हो तो वो धीरे धीरे मिलेगा जब एसेट सेल कंप्लीट हो जाएगी इस बैंक की, ओके। तो वो चीज ऑफ कोर्स इज वेरी स्कैरी फॉर द इन्वेस्टर्स, which is the government imposed limit on deposit insurance that required selling typically, okay, तो वही सारी चीज यहाँ पे लिखी है। लेकिन अभी क्या होगा, लेट्स लुक एट द कंडीशन हियर। अब देखिए कुछ 2 प्रॉब्लम्स हैं सिलिकॉन वैली बैंक के लिए, ठीक है। वो क्या है प्रॉब्लम्स, कि सबसे पहली बात तो यहाँ पे
जो इंश्योरेंस लिमिट है वो $250,000 है। तो जो अनइंश्योर्ड डिपॉजिट्स हैं वो अचानक से, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनको धीरे धीरे ग्रेजुअली जब एसेट सेल होगी उसका पैसा आएगा, फिर धीरे धीरे देना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट ऑफ कोर्स कैन बी कंसर्निंग। यू विल हैव टू वेट फॉर से वीक्स, है ना, टू गेट योर फंड्स, और फिर आपको पैसा नहीं मिल रहा तो आपको जॉब्स ले ऑफ करनी पड़ेंगी क्योंकि आप स्टार्टअप्स हैं, वैसे ही आपको कैश क्रंच चल रहा है। ठीक है, तो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अभी तक सिलिकॉन वैली बैंक को संभालने वाला एक स्ट्रॉन्गर बैंक नहीं मिला है। यूजुअली यही होता है ना, एक स्ट्रॉन्गर बैंक को हम उनको दे देते हैं कि आप इनके एसेट्स को फॉल करने से बचाएं, है ना, जैसे येस बैंक के केस में होता है, SBI आया था, वैसे यहाँ पे भी होता है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा बैंक नहीं आया। इट हैजंट स्टेप्ड फॉरवर्ड। ओके, इज दिस अ साइन? तो क्या ये साइन है कि हमें 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस रिपीट होता दिखेगा? एट द मोमेंट नो। तो क्योंकि क्या है ना कि ऑलरेडी यूएस में स्ट्रेस टेस्ट हो चुके हैं। यूएस के फेडरल रिजर्व ने, जैसे हमारे यहाँ का RBI है, वहाँ का फेडरल रिजर्व है, उन्होंने स्ट्रेस टेस्ट कंडक्ट किए हुए हैं बाकी लार्जेस्ट बैंक्स के उनका जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बहुत डाइवर्सिफाइड हैं। ठीक है, उन्होंने काफ़ी लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई हैं, केवल इन्हीं तरह के बॉन्ड्स में जिसमें सिलिकॉन वैली ने किया होता, उसी में ही नहीं, इनका लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट ही इन तरह के बॉन्ड्स में थी। ठीक है, सो दे हैव डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट, सो दे वुड प्रोबेबली नॉट फेल। ओके, दे वुड सर्वाइव इवन अ डीप रिसेशन। ओके, तो ये चीज यहाँ पे फेडरल रिजर्व का कहना है। तो यहाँ पे आपको बैंक रन के बारे में पता होना चाहिए था, वेंचर कैपिटलिज्म के बारे में पता होना चाहिए था, ये कुछ कुछ बेसिक चीजें। अब देखिए, द हिंदू से रिलेटेड इसका एक आर्टिकल है। और एक और कॉन्सेप्ट जो रह गया, कंटैजियन इफेक्ट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये तो खैर बहुत ही इजी होगा अगर ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आ जाए। तो कंटैजियन इफेक्ट क्या होता है इकोनॉमिक्स में? इट्स अ सिचुएशन जहाँ पे अगर कोई भी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में एडवर्स कोई इवेंट हो जाता है, ठीक है, तो वो इट स्प्रेड्स टू अदर इकोनॉमीज ऑल्सो और अदर रीजन्स ऑल्सो। कैसे? स्टॉक प्राइसेस के टर्म्स में, या फिर डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी हो जाएगी अगर हम अपनी केस की बात करें तो, या फिर एक्सचेंज रेट्स चेंज हो जाना। ठीक है, इन तरह की चीज़ों से, जैसे 1998 और का जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, जिसे हम थाई फाइनेंशियल क्राइसिस भी कहते हैं, उस केस में भी यही हुआ था। पूरा जो आसियान रीजन था, इट सफर्ड वेरी बैडली। ओके, तो कंटैजियन इफेक्ट हुआ था क्योंकि उसकी वजह से। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। वाई इसरो ब्रॉट अ सैटेलाइट बैक इनटू अर्थ्स एटमॉस्फेयर? तो यहाँ पे देखिए, अगर हम वन लाइनर कोई देखें, क्योंकि इट वाज रिसेंटली इनटू न्यूज, तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि इसरो ने रिसेंटली एक सैटेलाइट वापस लाई है, ठीक है, कंट्रोल्ड री एंट्री मैनर में। तो वो कौन सी सैटेलाइट थी? वो मेगाट्रॉपिक्स थी, मेगाट्रॉपिक्स 1। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। बाकी क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे समझनी है, लेट्स जस्ट डिस्कस इट। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ब्रॉट डाउन अ सैटेलाइट इन अ कंट्रोल्ड मैनर। ठीक है, हमने कंट्रोल्ड मैनर में हम लेके आए हैं वापस अपने एटमॉस्फेयर में। देखिए क्या होता है, जब एक सैटेलाइट आपने ऊपर भेजी, उसका कुछ काम है, उसका वो काम पूरा हो गया, काम भी छोड़िए, उसकी लाइफ, उसकी एक इट्स लाइफ कम्स टू एन एंड। इतने साल का ही फ्यूल था उसमें, वो खत्म होने वाला है, तो ऑफ कोर्स इट हैज टू कम बैक। तो ये चीज यहाँ पे, तो हमने पिछले हफ्ते वी हैव ब्रॉट अ सैटेलाइट बैक क्योंकि उसका काम पूरा हो गया बहुत हद तक। ओके, अब देखिए यहाँ पे कई चीजें जो आपको समझनी है। द वेदर सैटेलाइट, इट वाज अ वेदर सैटेलाइट मेगाट्रॉपिक्स 1, जिसको डेवलप किया गया था एक जॉइंट मिशन में बाय इंडियन एंड फ्रेंच स्पेस एजेंसीज। ठीक है, इट एंटर्ड द एटमॉस्फेयर आफ्टर द फाइनल 2 मैन्यूवर्स ऑन ट्यूसडे एंड बर्न्ट अप ओवर द पैसिफिक ओशन। हाउ वॉज द सैटेलाइट ब्रॉट डाउन? अब देखिए, जो मेगाट्रॉपिक्स 1 है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, ये 2011 में लॉन्च किया गया था। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो प्लान्ड मिशन लाइफ थी केवल 3 साल थी। ठीक है, पर फिर भी हमें ये डेटा प्रोवाइड करती रही ऑन वाटर साइकिल, एनर्जी एक्सचेंजेस एंड ऑल दोज स्टफ्स। ठीक है, ट्रॉपिक्स में फॉर नियरली अ डेकेड। Okay, with over 120 kg of fuel remaining in the satellite even after being decommissioned. तो देखिए, अभी भी इस सैटेलाइट में करीब 120 kg का जो फ्यूल था वो रिमेनिंग था। तो इसीलिए इसरो को लगा कि क्योंकि हमारे पास फ्यूल है, इसको वापस हम उस फ्यूल की एनर्जी को यूज करके बुला सकते हैं।
ठीक है, तो इट इज इनफ, 120 kg ऑफ फ्यूल इज गुड इनफ कि हम एक अटेम्प्ट कर सकते हैं कंट्रोल्ड री एंट्री का। ओके, तो देखिए हम क्यों कर रहे हैं। अगर आपके एथिक्स में भी आप इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं ना कि इसे हम रिस्पॉन्सिबल एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। हमें पता है कि हमारी सैटेलाइट अगर नेचुरली तो डिकेड हो ही जाती है, जरूरी नहीं होता, सब नहीं वापस बुलाते, एटमॉस्फेयर में कंट्रोल री एंट्री नहीं करवाते, तो क्या होता है उनके साथ, वो डेब्रीज बन जाते होंगे। ओके, डेब्रीज बनते होंगे तो फिर क्या होता होगा, जो अभी नई नई हमने सैटेलाइट्स भेजी हैं, जो ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं जिन्होंने अपना काम करना शुरू किया, उनके साथ कोलाइड कर सकती हैं, उनके पाथ में एक हिंड्रेंस पैदा कर सकती हैं। तो अगर आप सच में एक रिस्पॉन्सिबल एस्ट्रोनॉमी में बिलीव करते हैं, ठीक है, सो देन यू वुड टेक स्टेप्स एज इसरो डज। यू राइट दिस इन रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो अगर आंसर आ जाता है, कोई टॉपिक आ जाता है अपने एथिक्स में, ओके, एंड यू राइट अबाउट मेगाट्रॉपिक्स 1 कंट्रोल्ड री एंट्री, ठीक है, ताकि हम डेब्रीज, हमारी डेब्रीज किसी और को परेशान ना करे, किसी और के मिशन को। A series of 20 maneuvers over 8 months lowered the orbit of the satellite such that it re-entered the dense atmosphere of the Earth on Tuesday. तो हमें देखिए, हमने एक ऑर्बिट तक भेजा होता है एक सैटेलाइट को, तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको नीचे 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 ऑल्टीट्यूड कम करते रहते हैं, फिर फाइनली वो हमारे एटमॉस्फेयर में री एंटर कर जाती है, ठीक है, एंड देन ऑफ कोर्स हमारे एटमॉस्फेयर के लिए तो वो कंपैटिबल ही नहीं है, तो इट वुड बर्न अप। ओके, तो यही चीज होती है। This was the first time that the space agency attempted such a maneuver to clear out space debris despite the satellite not being built to do so. हमने सैटेलाइट को इस तरह से बिल्डअप नहीं किया था कि हम इसकी कंट्रोल्ड री एंट्री करवाएंगे ताकि स्पेस डेब्रीज को हम बेसिकली ना पैदा कर सकें एंड ऑल ऑफ दैट, ऐसा हमने सोचा नहीं था। बट क्योंकि हमें लगा, इसरो को ऐसा लगा कि 120 किलो का भी उसमें फ्यूल है, गुड इनफ। Okay, the re-entry was not really planned as part of the mission. There was fuel remained, so ISRO attempted it. Usually satellites are left in their orbit. Usually यही होता है कि आप अपने ऑर्बिट में छोड़ देते हैं सैटेलाइट्स को, ठीक है, और फिर क्या होता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, है ना, ग्रेविटेशनल पुल, जब देखिए फ्यूल खत्म हो गया तो आप ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ का, उसकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। सो यू कम डाउन टू द एटमॉस्फेयर ओवर द ईयर्स एंड ईयर्स, आप धीरे 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 काफी साल लग जाते हैं, ठीक है, तो फिर आप धीरे धीरे यू कम इन टू द एटमॉस्फेयर। ओके, When a satellite re-enters the atmosphere, तो फिर जब आप दोबारा एटमॉस्फेयर में आते हैं, री एंटर करते हैं, तो फ्रिक्शन होती है यहाँ पे बहुत ज्यादा, और फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये चीज, और क्योंकि कोई हीट शील्ड होती नहीं है सैटेलाइट के पास, तो 99.9%, इनफैक्ट यहाँ तो 99% लिखा है, जो सैटेलाइट है इट इज बर्न्ड अप, चाहे वो कंट्रोल्ड री एंट्री हो, चाहे वो अनकंट्रोल्ड वन कंट्रोल में बस 20-30 साल लगेंगे, समझ रहे हैं आप, राइट, तो उतने में वो डेब्रीज किसी से कोलाइड करती रहेगी, तो वो इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। व्हाई डिड इसरो अटेम्प्ट द री एंट्री, वही चीज जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्यूल था, हमें लगा इट वाज कन्वीनियंटली रिमेनिंग इन द सैटेलाइट, सो वी अटेम्प्टेड इट, और साथ ही में हमें देखना भी था कि हम ये क्या कर सकते हैं कि नहीं। इट वाज सॉर्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आल्सो, विद सेवरल नेशंस एंड प्राइवेट एंटिटीज लॉन्चिंग सैटेलाइट्स मोस्टली इन लो अर्थ ऑर्बिट, इट हैज बिकम imperative to keep space clean. Okay, space cleanliness की responsibility. Thousands of objects are flying around in these orbits. तो वही चीज यहाँ लिखी है कि हमें केस्लर सिंड्रोम को अवॉइड करना था, इसीलिए हमने ये स्टेप किया। केस्लर सिंड्रोम क्या होता है, जो फ्लोटिंग स्पेस डेब्रीज है ना, ये एक पोटेंशियल हजार्ड की तरह एक्ट करती है ऑपरेशनल सैटेलाइट्स के लिए, because they would collide with them. Okay, and then you of course leave those particular operational satellites dysfunctional, है ना, तो ये जो ओवर पॉपुलेशन ऑफ स्पेस हो जाती है विद ऑब्जेक्ट्स एंड डेब्रीज, इट इज नोन एज केस्लर सिंड्रोम। एक कोलिजन दूसरों को ट्रिगर करेगी और फिर ऑफ कोर्स एवरीथिंग बिकम्स डिसफंक्शनल दिस वे। दिस इज द रीजन स्पेस डेब्रीज इज मॉनिटर्ड एंड समटाइम्स सैटेलाइट्स हैव टू बी मूव्ड आउट ऑफ द वे। इसरो कैरिड आउट 21 सच कोलिजन कोर्स मैनूवर्स इन 2022, ठीक है, ये चीज हमें पार्लियामेंट में रिप्लाई मिला था मिस्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा। इनफैक्ट द स्पेस एजेंसी सेट अप अ डिपार्टमेंट, और आप ये भी जानते हैं कि हमने, हमारी जो स्पेस एजेंसी है, उन्होंने एक बाकायदा डिपार्टमेंट बनाया है पिछले साल कि हम स्पेस डेब्रीज को मॉनिटर कर सकें और इसके रिस्क को मिटिगेट कर सकें। इसरो फॉलो करती है यूनाइटेड नेशंस की गाइडलाइंस और इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रीज कोऑर्डिनेशन कमेटी की गाइडलाइंस, जो ये कहती है कि सैटेलाइट्स को डी ऑर्बिट करना चाहिए जब उसकी मिशन लाइफ खत्म हो जाती है, ठीक है, चाहे वो कंट्रोल्ड एंट्री के मैनर में हो,
जो भी जैसे भी आप करना है यहाँ पे वही चीज लिखी है. Okay. What happens to satellites usually? A controlled re-entry like the one attempted by ISRO earlier this week is possible only for satellites in the low Earth orbit. अब देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, जो हमने कंट्रोल्ड री एंट्री यहाँ पे की है, ठीक है, स्पेस को क्लीन करने के लिए, वो केवल लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट्स के लिए ही हो सकता है. क्यों? क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट्स में जहाँ पे हमने सैटेलाइट्स भेजी होती हैं, फॉर एग्जांपल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी मेगाट्रॉपिक्स 1A, ठीक है, तो वो 1000 किलोमीटर ही ऊपर है हमारे अर्थ सरफेस की, ठीक है. तो क्योंकि यहाँ तक क्या है कि बहुत कम ऑल्टीट्यूड है, तो वापस लाने में आसान होगा, एडिक्वेट फ्यूल रिजर्व बच ही जाता है, ठीक है. तो लेकिन अगर अब सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में हमने भेजा हुआ है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स आप जानते हैं क्या होता है उसमें, जिसकी जो रोटेशन, जो हमारी अर्थ की रोटेशन है, बिल्कुल जो सैटेलाइट का टाइम होता है टू ऑर्बिट दी अर्थ, बिल्कुल हमारी अर्थ के रोटेशन के साथ चलता है, तो इसीलिए हमें वो स्टेशनरी दिखती है, एक ही जगह पे दिखती है, क्योंकि इट इज सिंक्रोनस, सिंक में होती है हमारी अर्थ के रोटेशन के, ठीक है. तो पर ये जो सैटेलाइट वो बहुत ऊंचे ऑल्टीट्यूड पे होती है, लाइक अराउंड 36,000 किलोमीटर. अब इतनी ऊपर से हमें इतना नीचे एटमॉस्फेयर में लेके आना, सोचिए कितना सारा फ्यूल चाहिए होगा. कोई बात नहीं, फ्यूल डाल सकते हैं, क्या दिक्कत है, लेकिन अगर आप इतना फ्यूल डाल के भेजेंगे उसमें, तो आपको ये नहीं लगता कि सैटेलाइट ही बहुत ज्यादा महंगी और बहुत ज्यादा भारी हो जाएगी, कि उसका लॉन्च करवाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इम्पॉसिबल है. फिर आप कहेंगे फिर इन सैटेलाइट्स का होता क्या है, जो जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में जाती हैं, तो वो डेब्रीज ही बन के रह जाती हैं. जी नहीं, इनके केस में हम क्या करते हैं, हम इन्हें ग्रेव ऑर्बिट में भेजते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आई थिंक इट इज ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में. An official from ISRO said considering that it takes debris from वही चीज लिखी है कि अगर हम देखें कि अगर हम नेचुरली हम नहीं कंट्रोल्ड री एंट्री कर रहे, ऐसे ही मतलब छोड़ दिया है हमने सैटेलाइट्स को, तो लो अर्थ ऑर्बिट से भी 20 से 30 साल लग जाते हैं कि वो एटमॉस्फेयर में नेचुरली फॉल करें. तो आप सोचिए जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट से तो वापस एटमॉस्फेयर में आने में तो जनरेशंस लग जाती हैं, ठीक है. तो इसीलिए व्हाट हैपेंस टू दी सैटेलाइट्स इन द हायर ऑर्बिट्स, दे आर यूजुअली मूव टू व्हाट इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑर्बिट. ओके, instead of bringing them down, they are shot upwards at the end of the life. Okay, तो ग्रेवयार्ड ऑर्बिट क्या होता है, अगर आपके प्रीलिम्स में आ जाए, जैसे हम जंक ऑर्बिट भी कहते हैं या डिस्पोजल ऑर्बिट भी कहते हैं. इट्स एक्चुअली जो आपका कॉमन ऑपरेशनल ऑर्बिट्स है ना, उसके बियॉन्ड होता है. ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक जो ग्रेवयार्ड ऑर्बिट है सुपर सिंक्रोनस ऑर्बिट है, ठीक है. इट इज इवन बियॉन्ड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट. So the satellites are shot into that particular orbit, जिसे हम graveyard orbit कहते हैं, ठीक है. तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए. Those orbits are like parking lots in the space where all old satellites are put in. Sometimes the satellite might escape to deep space as well. कभी कभी तो deep space में भी चली जाती है, ठीक है. सैटेलाइट एस्केप्स टू डीप स्पेस कब ऐसा होता है कि जब आपकी जो वेलोसिटी है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि आप ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ का वो आपको बिल्कुल इम्पैक्ट ही नहीं कर रहा, तो तब यू एस्केप इनटू डीप स्पेस. हाउ हैव डेब्रीज फ्रॉम इसरो सैटेलाइट्स रेन्ड डाउन. अब क्या है कि जब ऑफ कोर्स आपने कहा कि हमने कंट्रोल्ड री एंट्री की, तो एटमॉस्फेयर में आया होगा, तो इट वुड हैव बर्नट अप, है ना, ऐसा हुआ होगा. तो फिर बर्नट अप हुआ होगा तो कुछ तो रेन होगी हमारे उस रीजन के ऊपर जहाँ पे वो वापस आया होगा. तो देखिए यहाँ पे रिप्लाई क्या मिलता है, नॉट रियली, क्योंकि जो 99.9% था सैटेलाइट का, इट हैड ऑलरेडी बर्नट अप इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है. तो यहाँ पे इनहेबिटेड एरियाज जहाँ लोग रह रहे हैं उनके ऊपर बारिश हो रही है डेब्रीज की, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आधा तो वहाँ पे पूरा का पूरा ऑलमोस्ट बर्न ही अप हो जाता है एटमॉस्फेयर में ही, तो इतनी डेब्रीज बचती नहीं है कि वो नीचे आए. Okay, the satellites in low Earth orbit are usually smaller and hence likely to disintegrate completely when they enter the atmosphere. In addition, the official said ISRO usually uses, और साथ में ISRO क्या यूज करता है, aluminium और इस तरह के composites अपनी satellites को बनाने के लिए. तो ये materials क्या है ना, इन materials का बहुत ही low burning point होता है, यानी कि बहुत जल्दी जल जाते हैं. तो इसीलिए कंप्लीट बर्निंग ही हम देख लेते हैं जब हम कंट्रोल्ड री एंट्री करवाएं, तो because they get easily destroyed in the atmosphere itself. This is one of the things that makes space travel so challenging. अब देखिए, आप खुद सोचिए कि अगर लो बर्निंग पॉइंट अब रखते हैं, तो यहाँ से जब हम एस्ट्रोनॉट्स को सेम उन तरह के वेसल्स में भेज रहे हैं, है ना, तो आप खुद सोचिए, हमने कहा लो बर्निंग पॉइंट है, तो फिर अंदर जो बैठे हुए एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको सेफ रखना है ना.
तो उनके लिए ये कितना चैलेंजिंग टास्क होता होगा कि मॉड्यूल्स को सेफ रखना है, इवन दो हमें पता है कि जो मटेरियल हमने यूज़ किया है वो बहुत ही लो बर्निंग पॉइंट है उसका। ओके, द वर्कर द आउटसाइडर, तो आप यहाँ पे जानते हैं कि यू नो व्हाट द होल बिहार माइग्रेंट इशू हैज़ बिन, तमिलनाडु फेक न्यूज़। अभी आप जानते हैं कि एक और न्यूज़ आई है कि जो ये न्यूज़ थी, इट वाज एक्चुअली शॉट अप इन बिहार इटसेल्फ, जो दिखाया गया कि तमिलियंस are beating up the Bihari migrants because of the discrimination they are posed to and all of that, ठीक है। तो इससे रिलेटेड लेकिन आपने देखा होगा कि हमने इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन में एक मैप आया था कि माइग्रेंट कहाँ से, कौन सी इन माइग्रेशन स्टेट्स है, कौन सी आउट माइग्रेशन स्टेट्स है, जो मैंने आपको कहा था कि यू मस्ट डेफिनेटली मेक दिस मैप अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है मेंस में, ठीक है। हमने बहुत सारा डेटा देखा था और जिसमें से दिल्ली आप जानते हैं टॉप पे आता है इन माइग्रेशन के केस में, ऑल ऑफ दैट। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे कहीं चीजें और पॉइंटर्स जो आपको देते हैं कि माइग्रेशन इशू है क्या और क्यों माइग्रेंट्स हमेशा एंशियस रहते हैं और क्यों इनसिक्योर रहते हैं अपनी आइडेंटिटी को लेके। बहुत सारी यहाँ पे और चीजें, स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं, व्हाट इज द पॉलिटिक्स इन्वॉल्व, कहीं कहीं जो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि हमें पूरा सच नहीं पता है कि तमिलनाडु और बिहार के केस में क्या हुआ, एंड वी आर नॉट इवन गेटिंग इनटू दैट, ऑथर्स का ये कहना है। लेकिन हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि दैट डिस्पाइट बीइंग क्रिटिकल कंट्रीब्यूटर्स टू स्टेट्स इकोनॉमीज, आप जानते हैं माइग्रेंट्स कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन अपना देते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट की इकोनॉमी में, उसके ग्रोथ में, एट द डेस्टिनेशन एरिया, है ना। लेकिन फिर भी जो इंटरस्टेट माइग्रेंट्स होते हैं, दे वर्क वाइल फेसिंग इनसिक्योरिटीज, एंजाइटीज एंड सस्पिशन दैट स्टेम्स फ्रॉम देयर माइग्रेटरी आइडेंटिटी, ठीक है। जो हॉस्टिलिटी है, जो नेगेटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स माइग्रेंट्स, ये कोई नई बात नहीं है। हमें इस तरह के इंसिडेंट्स महाराष्ट्र, असम, दिल्ली यहाँ से बहुत बार सुनने के लिए मिले हैं। इनका जो विक्टिमाइजेशन है, इट इज डीपली रूटेड इन द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द माइग्रेंट्स, द स्टिग्मा, पावर डायनामिक्स ऑफ द लेबर मार्केट एंड स्केपगोटिंग। आपको ये चीजें, ये वर्ड्स बहुत ही हैवी लग रहे होंगे, एक एक वर्ड को पॉइंट बना के यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया और सब कुछ इजी हो जाएगा एज वी विल डिस्कस थिंग्स, ओके, विच नीड टू बी अंडरस्टूड विद ब्रॉडर एंड इंटरसेक्शनल पर्सपेक्टिव्स। अब देखिए, माइग्रेंट का मतलब क्या है, जो अपनी जगह से बिकॉज ऑफ सम पुश फैक्टर्स या किसी रीजन के पुल फैक्टर्स की वजह से कहीं और माइग्रेट करते हैं या जाते हैं, ठीक है, अपनी जगह से कहीं और जाना। तो जब आप अपनी जगह से कहीं और जा रहे हैं तो उस जगह के भी तो लोग हैं ना कुछ, जिन्हें हम नेटिव पॉपुलेशन कहते हैं। तो जब आपने वो वहां पे उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में जितनी भी जॉब्स थी, ठीक है, वो उनके लिए बनी थी, लेकिन आपने आके वो जॉब्स ले ली, तो नेटिव पॉपुलेशन यूजुअली एनवियस, काफी जेलस होती है माइग्रेंट पॉपुलेशन के अंदर। more than 50% chances ये हैं कि they would be hostile towards migrants because they take up their jobs. Perhaps this is what they believe. ठीक है, तो इसीलिए जो locals हैं, they reject, जिन jobs को local ने reject कर दिया, local population ने, they take up that particular jobs, है ना, उन तरह की jobs देते हैं, ओके। और बहुत बार जैसे गुड़गांव के केस में क्या है, गुरुग्राम, इफ आई शुड से एक्यूरेटली, तो गुरुग्राम जैसी जगहों के केस में क्या है, बहुत सारे दिल्लीइट्स गो देयर, है ना। तो अब गुरुग्राम इज इन हरियाणा, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि ऐसा कहा जाता है, बहुत सारी कंपनीज का वहां पे जब सर्वे हुआ, तो जब बहुत सारी कंपनीज को बोला गया कि आपको लोकल को ही ज्यादा देना है एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल ऑफ दैट, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम अपनी जो यहाँ पे हमने कंपनीज खोली हुई है ना, हम कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि जो दिल्लीइट्स है ना, दे हैव बेटर स्किल सेट। सो जो नेटिव लेबर है, आप उनका स्किल सेट इतना बढ़ा दीजिए तो हम दे देंगे उनको जॉब, जब इतना स्किल सेट है ही नहीं। उन्होंने ये कहा, आई एम जस्ट कोटिंग देम, ओके। तो ये चीज यहाँ पे हमें पता चलती है कि जो नेटिव लेबर है उससे कहीं गुना अच्छी स्किल सेट्स होती है माइग्रेंट लेबरर्स की कहीं स्थितियों में। ये जर्नलाइज रूल नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से समझ आता है। अब साथ ही में स्किल्स के साथ साथ, तो पहला पॉइंट क्या मिला हमें, बेटर स्किल सेट के साथ साथ हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है माइग्रेंट्स के साथ, क्योंकि आप जानते हैं जो वेज रेट होता है माइग्रेंट्स का, इट्स ऑफन लेसर,
राइट। फॉर एग्जाम्पल जो ऑथर्स हैं यहाँ पे, उन्होंने केरला के कुछ माइग्रेंट्स, केरला के माइग्रेंट्स इन द सेंस केरला में जो बाहर से माइग्रेंट्स आए होते हैं उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि देखिए जहाँ से हम हैं, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, वहां से तो हमें बहुत अच्छा यहाँ पे वेज मिलता है, पर जो हमें यहाँ वेज मिलता है वो केरला वेजेस से अभी भी बहुत कम है, हम वो कभी रिसीव नहीं करते, कभी भी नहीं, यानी कि जो वहाँ के लोकल मलयाली वर्कर्स को मिलता है। ठीक है, तो आपको ये वेज डिफरेंशियल जो है ना, वेज डिफरेंशियल जो सेकंड पॉइंट यहाँ से मिलता है, आपको पता चलता है कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि माइग्रेंट्स को एम्प्लॉय करना क्यों आसान है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका कम रहता है और उसकी वजह से कंपेटिटिवनेस रहती है आपकी प्रोडक्ट्स की। ठीक है, इसीलिए जो एम्प्लॉयर्स हैं दे रिक्रूट माइग्रेंट्स, तो ये चीज हमें पता चलती है। लेकिन अब जो माइग्रेंट्स हैं उनके उनके प्रति जो एनवियस, जो बेसिकली आप इतने एनवियस हो जाती है नेटिव पॉपुलेशन, है ना, तो ऐसा क्यों है? ऑथर का ये कहना है ये जो ऐसा कभी भी ना हो। नेचुरली जो नेटिव पॉपुलेशन है ना वो एनवियस नहीं है किसी के भी, माइग्रेंट पॉपुलेशन के भी नहीं, पर ये सब सन ऑफ द सॉइल पॉलिटिक्स होती है। ठीक है, जिसकी वजह से आप ऐसा यहाँ पे ऑथर ये कहते हैं कि जब हम, यानी कि सरकार, जब हम अच्छी एडुकेशन, अच्छा स्किल सेट, इनफ जॉब्स नहीं क्रिएट कर पाए हैं अपने लोगों के लिए, तो फिर जब इलेक्शंस का समय आता है इट इज इजियर फॉर अस, यानी कि द गवर्नमेंट, टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर्स। आपके पास जॉब इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी जॉब्स इन्होंने आके खा ली। ठीक है, आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपकी स्थिति ऐसी है क्योंकि बाहर वाले यहाँ पे आके ऐसा करें। सो इट्स इजियर, इट्स सन ऑफ द सॉइल पॉलिटिक्स। इसकी वजह से आपके दिमाग में जेलसी आ जाती है माइग्रेंट्स के लिए। ये चीज उन्होंने यहाँ पे साइकोलॉजिकल फैक्टर और सन ऑफ द सॉइल पॉलिटिक्स का पॉइंट लिखे। आप जरूर लिखेगा सन ऑफ द सॉइल पॉलिटिक्स, ऑलराइट। इनसाइडर्स वर्सेस आउटसाइडर्स, रिफ्ट जो क्रिएट होता है, द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ द नेटिव सिटीजन्स फॉर लूजिंग देयर कल्चरल। और फिर एक और फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, आप क्यों जेलस फील करते हैं? क्योंकि इसके डायमेंशन जो है, इकोनॉमिक डायमेंशन, आपकी जॉब्स जा रही हैं, फिर उसके बाद एक पॉलिटिक्स का डायमेंशन है, फिर उसके बाद एक और डायमेंशन है कल्चरल डायमेंशन। आपको लगता है कि हमारे केवल मलयाली, फॉर एग्जाम्पल ये मलयाली लोगों की जगह थी, यहाँ पे बिहार से, असम से, दिल्ली से, पंजाब से कितने सारे लोग आ गए, तो वी आर लूजिंग ऑन आवर कल्चर, वी आर लूजिंग ऑन आवर एथनिक आइडेंटिटी, employment opportunities. So it results in a lot of antagonism and sometimes even violence against these migrants. I hope you got my point. It's about ethnicity and culture also. However, one must understand that these migratory, जैसे मैंने आपको बताया, it's a socio-political construct, ये migratory entity. Otherwise, ये अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसे यूज करती हैं। यू आप यही तो होता है ना, आप जानते हैं। ठीक है, लेट मी नॉट इलैबोरेट इट फर्दर। इंटरस्टेट माइग्रेंट्स आर सिलेक्टेड एज स्केपगोट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये स्केपगोट्स की तरह एक्ट करते हैं क्योंकि आप एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, कि आपके पास जॉब्स इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने आपकी जॉब्स खा ली, इसलिए नहीं कि हमने इनफ जॉब्स क्रिएट नहीं की। दैट इज कॉल्ड स्केपगोटिंग, अपना जो दोष है किसी और पे मरना, और उससे हो क्या रहा है वो आपको समझ नहीं आ रहा। इतनी ज्यादा जो इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर और ये जो हॉस्टिलिटी, ये सब कुछ हो रहा है, ऑफ कोर्स दैट्स रॉन्ग। ये चीज यहाँ पे लिखी है। ड्यूरिंग द नेशन वाइड लॉकडाउन, अब देखिए हमने सोचा था कोविड-19 के समय पे जो इतने दर्दनाक इंसिडेंट्स हमारे सामने आए, जब कितने माइग्रेंट्स पैदल चले, है ना, बिकॉज ऑफ एंजाइटी, बिकॉज ऑफ एंशियसनेस कि क्या होगा एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो हमें लगा इट विल कम टू एन एंड। वी सॉ सम पॉजिटिव इवेंट्स ऑल्सो विच फॉलोड इट, जैसे कि हमने ई श्रम पोर्टल देखा, हमने उसके बाद झारखंड अब इज कंडक्टिंग माइग्रेंट सर्वे, ताकि जो उनके यहाँ से माइग्रेंट्स कहीं और जा रहे हैं दे कैन कीप अ ट्रैक ऑन इट, और उनकी फैमिलीज को कुछ सोशल सिक्योरिटी दी जा सके एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स। गुड थिंग्स ऑफ कोर्स हैपेंड, दे फॉलोड, बट हमने कभी नहीं सोचा था कुछ इस तरह का दोबारा माइग्रेंट इशू पैदा हो सकता है, पर हुआ। कितना रियल है कितना नहीं, ये ऑथर्स कहते हैं हमें नहीं पता। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने साथ में बोला है कि एक अर्बन गवर्नेंस, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कोविड-19 के टाइम पे हमें पता चला। तो हमें सब कुछ याद है कि कैसे उन्हें, जो उनकी ओरिजिनेशन की स्टेट थी, उन्होंने भी कह दिया था हम आपको कैरियर्स ऑफ इन्फेक्शन ही मानते हैं, योर बर्डन ऑन द सिस्टम्स, है ना। सो ये दे वर ऑफ कोर्स लेबल्ड एज अनवांटेड पीपल बोथ इन द होस्ट सिटीज एंड द प्लेसेस ऑफ देयर ओरिजिन। ओके, तो ये चीज यहाँ पे हमें पता चली।
Another major concern is that violence or constant fear of it is adversely affects the mental health of migrants. Very important, please mention it. देखिए क्या है, माइग्रेंट्स के केस में मेंटल हेल्थ इशू और ज़्यादा आप कह सकते हैं बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि कोई भी दिक्कत आई, फॉर एग्जाम्पल मैं एक माइग्रेंट हूँ, मैं कहीं और रह रही हूँ, अब दूसरे स्टेट में किसी, और मैं अकेली ही रह रही हूँ, वहाँ पे काम करती हूँ, पूरे दिन बस मेरा काम में जाता है. उसके बाद अचानक से मुझे कोई वीडियो भेजता है कि ऐसा हो रहा है, आई एम इन अ रूम, इन सिंगल रूम, जहाँ पे मुझे और एंजाइटी होने लगती है. ओके, व्हाट वुड हैपन, मेरे माँ बाप यहाँ नहीं है, my husband is not here, if say I talk from my perspective, nobody is here, my children are not with me, है ना. तो कोई सोशल सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई केयर ग्रुप्स नहीं है, नथिंग. तो एक र्यूमर भी मेरे मेंटल हेल्थ को बहुत बढ़ा चढ़ा के इम्पैक्ट करेगा. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे वुड of course lead to enormous stress, anxiety and mental health crisis. तो ये फैक्टर आप जरूर लिखिएगा. इसीलिए जो र्यूमर्स भी है ना वो सच लगते हैं. The critical question is how do we protect physically. तो फिर of course इतना हमने यहाँ पे देख लिया लेक्चर कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो फिर इसको सॉल्व कैसे करें. फिजिकल और मेंटल जो इंटर स्टेट माइग्रेंट्स के लिए दिक्कतें आ रही हैं, सबसे पहले तो यूनियनाइजेशन, ट्रेड यूनियंस बनने चाहिए, वर्कर यूनियंस बनने चाहिए, बिकॉज इट ऑफ कोर्स गिव्स यू बार्गेनिंग पावर, इट एम्पावर्स यू. पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा आप इस पॉइंट को. पॉइंट नंबर 2, पोर्टेबिलिटी ऑफ एंटाइटलमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. वन नेशन वन राशन कार्ड इज अ स्टेप इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. ओके. Number 2, ensuring universal social security provisions, e-shram portal, very important. ओके, कि कितने नंबर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल. लेट्स हैव अ डेटाबेस फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी विल हैव अ टॉक कि क्या हुआ, कितने लोगों को कितना बेनिफिट मिलना है या कितना नहीं. सो यूनियनाइजेशन, पोर्टेबिलिटी ऑफ एंटाइटलमेंट्स एंड इंश्योरिंग यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस. मे बी यूनिवर्सल बेसिक इनकम कैन बी अ स्टेप इन दिस डायरेक्शन, मे बी. एटलीस्ट आपके लिए तो एक पॉइंट बन ही जाता है. यहाँ ये चीजें लिखी नहीं, बट ऑफ कोर्स आई एम गिविंग यू पॉइंटर्स, यू मस्ट अडॉप्ट देम if you wish to. Stigmatizing migrants and politics of scapegoating are psychological apparatus used for political benefits, hence strong and committed. तो और क्या चाहिए हमें साथ में. चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या मिलता है, strong committed political will चाहिए कि ये जो scapegoating की politics है ये ना यूज की जा सके. ये political will साथ में इसी तरह का bureaucratic structure भी हमें चाहिए. Okay, a committed bureaucratic structure required to reduce. Okay, तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखिए, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट में है ना, तो आप देख सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है. इस तरह की चीजें अराइज ही ना करें. मे बी यू वर्क ऑन दैट. अ सीरियस कंसर्न टू प्रोटेक्ट इंटरस्टेट माइग्रेंट्स फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन द. तो ये सारी चीजें जो आप लें, एक ड्राफ्ट नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी में ये सारी बातें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और इसकी फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन में भी पैरेलली. और क्या करना चाहिए, आप माइग्रेंट्स को अवेयर कीजिए कि उनकी लीगल और सिविल राइट्स क्या हैं. ओके, उनको लीगल एड मिल सकता है, उनको काउंसलिंग सर्विसेज मिल सकती हैं. पॉलिसी लेवल एफर्ट्स शुड आल्सो बी टेकन टू मेक अर्बन सेंटर्स मोर इंक्लूसिव, एडेप्टिव एंड रेजिलिएंट. वी बिलीव दैट देयर इज अ नीड फॉर मोर. जैसे कि मैंने आपको बताया, आप झारखंड का केस जरूर लिख सकते हैं कि झारखंड में बहुत होलिस्टिक, आप घर घर जाके वहां पे देखिए, सर्वे चल रहा है कि आपके घर में कितने लोग हैं, कितने लोग माइग्रेट करके कहीं और गए हुए हैं, कौन से पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में उनको एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है, किस तरह का बेनिफिट देगा, वो उस चीजों पे निर्धारित होता है. तो इस तरह के जो तमिलनाडु जैसी स्टेट है जिसमें बहुत ही भारी मात्रा में माइग्रेंट्स आते हैं, आप जानते हैं तमिलनाडु इज अ मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन, है ना. तो फिर वहां पे अभी तक ऐसे इस तरह के सर्वे के बारे में क्यों नहीं सोचा गया. Okay, large-scale migration surveys to examine the various contributions made by low-skilled migrants for the improvement of their household. So वही सारी चीजें यहाँ लिखी है. To conclude, बहुत important, आप अपना conclusion exactly ऐसा ही लिख सकते हैं. Article 19, please mention it. To conclude, migration is a constitutional right in India, isn't it? And it's a symbol of hope and prosperity too. ठीक है, अगर बेंगलुरु में इस इंडिया के सबसे बड़े जो स्किल्ड और टैलेंटेड लोग हैं आईटी सेक्टर के, वो बैठे हैं, तो माइग्रेशन के बिना बेंगलुरु, क्या आप जानते हैं कि साइबर हब बन सकता था? बिल्कुल नहीं बन सकता था. Isn't it a symbol of hope and prosperity? It is. It's a constitutional right of India.
ओके, अटैक्स इसीलिए जो आपका अगर कोई माइग्रेंट पे अटैक करता है उनको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, वैसे तो देखिए ये जो वीडियोस हैं फेक है, बट ठीक है यहाँ पे हम उस सेंस में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप माइग्रेंट्स पे अटैक किया जाता है या इस तरह की कोई भी चीजें होती है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हैं किसी के। सो कीप दैट इन माइंड। Without comprehensive and substantial steps, the meaningful inclusion of migrants is a mere dream. I hope you liked the article as much as I did because it was actually a very good editorial. अब देखिए यहाँ पे something positive for India but something also very tricky. Russia crude in tank. India steps up petroleum products exports to EU as region shuns Moscow. देखिए क्या है यहाँ पे, आप जानते हैं जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं ना तो उसमें ऑलमोस्ट हर साल आप देखते हैं कि इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर्स है क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, और इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स भी है पेट्रोलियम रिफाइंड प्रोडक्ट्स का, ठीक है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का। तो ऐसा कैसे, हम इंपोर्टर भी हैं एक्सपोर्टर भी हैं, क्योंकि हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे रिफाइनरीज बहुत अच्छी हैं, हम क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। दिस इज हाउ द थिंग वर्क्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जब से यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो यूरोपियन यूनियन और उनकी जो कंट्रीज हैं उन्होंने रशिया से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे उसको बैन कर दिया। ओके, फिर वो दूसरी मार्केट्स में गए। तो ऐसा हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि इंडिया ने उस वॉइड जो क्रिएट हुआ उसको एक्सप्लॉइट किया। हमने यूरोपियन यूनियन को रिफाइंड प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू किया और काफी एक्सपोर्ट्स हुए हैं हमारे यूरोपियन यूनियन में। लेकिन अब यहाँ पे क्या सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है कि हमारे पास क्रूड ऑयल कहाँ से आ रहा है, हम तो रशिया से डिस्काउंटेड बैनर में ले रहे हैं ना। तो रशिया से जो डिस्काउंटेड तेल आ रहा है जिसको यूरोपियन यूनियन ने बैन किया हुआ है, लेकिन हमसे वो रिफाइंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। इजंट इट अ ट्रिकी थिंग? लेट्स सी। ऑफ कोर्स ये रिपोर्ट्स अगर हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो यूरोपियन यूनियन तक भी पहुंच रही होंगी। मे बी दे बैन जो अगर रशिया के डिस्काउंटेड ऑयल से हम बनाते हैं प्रोडक्ट्स तो उसको इंपोर्ट करना बंद कर दे। इट कैन डेफिनेटली हैपन। द राइज ऑफ ESG रेगुलेशंस, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। तो इसमें हम पहले यहाँ पे जो लिखा है वो देखेंगे, फिर उसके बाद जो पॉइंटर्स, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी मे बी आप 1-2 पॉइंट्स खुद से बना लें जिससे आंसर बिल्कुल कंप्लीट नहीं होता। आपको कम से कम 5 से 6 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ESG और CSR अगर आ गए। तो कैसे आप पॉइंट्स बना सकते हैं कि आप किस तरह से सोच सकते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, over the last decade, regulators and corporations around the world have embraced the idea that businesses should be measured not just on traditional economic metrics. देखिए, जैसे बिल्कुल वही बात है कि जब हम ग्रोथ की बात किया करते थे, राइट, हम डेवलपमेंट की बात कर, देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस है। GDP ग्रोथ इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो ग्रोथ इंक्लूसिव वे में हो रही है कि नहीं वो हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से पता चलता है। इसी तरह से हमें अब धीरे धीरे पता चलने लगा है कि जो कॉरपोरेट ग्रोथ है, कॉरपोरेट ग्रोथ सही तरह से हो रही है कि नहीं, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ कितनी टर्नओवर है, कितना वेल्थ है, इस टर्म्स में कॉरपोरेट वेल्थ को नहीं मेजर कर सकते। ओके, तो इसीलिए थिंग्स लाइक CSR, ESG हैव पॉप्ड अप। ओके, क्योंकि जिस तरह का कॉन्शियस हम आज इमर्ज होते देख रहे हैं, इट इज ऑफ कोर्स इन लाइन विद दैट ट्रेंड। सो वही चीज यहाँ लिखी है, शुड बी मेजर्ड नॉट जस्ट ऑन ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मेट्रिक्स सच एज शेयर होल्डर रिटर्न, कि आपकी कंपनी अच्छी चल रही है। ऑफ कोर्स अगर आप प्रॉफिट्स मेक कर रहे हैं तो तभी तो आप शेयर होल्डर को डिविडेंड्स दे पाएंगे, ठीक है। पर साथ ही में अब हम देख रहे हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है आपकी कंपनी का, आप कितने कमिटेड हैं सोशल वैल्यूज, सोशल इशूज के लिए, और साथ ही में क्या आपकी जो कंपनी रन होती है वहां चाइल्ड लेबर हो रहा है, या फिर वहां पे हरासमेंट होती है, या फिर आप वहां पे बॉन्डेड लेबर करवा रहे हैं, पूरे पूरे 14 घंटे वहां पे काम करवाते हैं, है ना, या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है आपकी, ठीक है। तो ये सारे मैट्रिक्स भी दे हैव कमिंग टू पिक्चर नाउ। क्या आप अपने शेयर होल्डर राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं? क्या आपने ये बोला हुआ है कि कल को अगर हम क्राइसिस में आ जाएं तो सबसे पहले हम अपने शेयर होल्डर्स को उनका रिटर्न करेंगे पैसा, ताकि दे शुड हैव ट्रस्ट इन अस? Okay, are you taking these things in consideration? While this development is partially due to the belief that companies have a, देखिए हम जानते हैं, ये टर्म आप लिख सकते हैं अपने एथिक्स में भी लिख सकते हैं आप, अगर
आपके GS3 में क्वेश्चन आता है तो वहां भी लिख सकते हैं। तो हम क्या समझते हैं, जैसे सिटीजन्स हैं, है ना, तो कॉर्पोरेट सिटीजन्स भी होते हैं, और क्योंकि आप कॉर्पोरेट सिटीजन हैं, यू वेल्दी एंटिटीज, ऑफ कोर्स आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कंट्रीब्यूट भी कुछ करें, है ना, अपनी पर्टिकुलर रीजन के लिए, उसकी बेटरमेंट के लिए, सोशल वैल्यूज के लिए, इन्वायरमेंट के लिए और गवर्नेंस के लिए। यहीं से ESG का कॉन्सेप्ट आता है, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस considerations. Okay, they needed to be included by investors. अब देखिए क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं एक कंपनी में, ओके तो इन्वेस्टर्स जो हैं अब ये सारी चीज़ें भी देखने लगे हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कैसा है, सोशल इश्यूज इम्पैक्ट कैसा है, गवर्नेंस कैसी है इस पर्टिकुलर कंपनी की, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो अगर सब कुछ अच्छा है तो तभी हम इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो दिस इज बिकम एन इन्वेस्टर इशू। ओके, तो ये चीज, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली हाउ आप एक्यूरेटली असेस कर सकते हैं एक एंटरप्राइज को, होलिस्टिक असेसमेंट यही से आती है। द एवोल्यूशन ऑफ ESG लॉज एंड रेगुलेशन इज हाउएवर स्टिल, लेकिन आप जानते हैं कि इंडिया के केस में अब बहुत एब्सर्ड है ये, क्योंकि पता है बाहर के केस में क्या है, फॉरेन कंट्रीज में जैसे UK, US, इनकी जगहों पे ESG काफी हद तक मैंडेटरी हो चुका है और CSR वहां पे वॉलंटरी है। पर इंडिया में क्या है, CSR मैंडेटरी है लेकिन ESG अभी भी नेसेंट स्टेज में है, और आप कह सकते हैं कि वॉलंटरी है। समझ रहे हैं, राइट? तो इट वर्क्स डिफरेंट ईयर। तो ये आपका एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी बन जाता है, ओके, विदाउट ऑल्सो इनकॉर्पोरेटिंग द कंट्रोल्स एंड डिस्क्लोजर। ओके, तो देखिए ESG जो डिस्क्लोजर है ना, वो आप खुद करते हैं कि हमारी पर्टिकुलर कंपनी का ESG पैरामीटर्स में हम ऐसे रैंक करते हैं, ऑल ऑफ दैट। अब क्या डिफरेंस है ESG और CSR के बीच में, बहुत आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही इजी डिफरेंस है। ओके, अब देखिए इंडिया के केस में आप जानते हैं कि कंपनीज एक्ट जो है 2013 का, उसमें 2014 की एक अमेंडमेंट हुई, फिर 2021 की भी एक अमेंडमेंट हुई है, जिसके माध्यम से जो कॉरपोरेशंस हैं, जो आप अपना बेसिकली यहाँ रन कर रहे हैं इंडिया में अपनी एंटिटीज को, तो आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। आपको हर कॉरपोरेशन को करना पड़ता है। अगर आपके प्रीलिम्स में लिखा हो ऑल कॉरपोरेशंस रनिंग देयर बिजनेसेस इन इंडिया हैव टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स CSR, नो, उन तरह की कंपनीज को जिसका नेटवर्थ है 500 करोड़ या उससे ज्यादा, या जिसका मिनिमम टर्नओवर है ₹1000 करोड़, या जिसका नेट प्रॉफिट है 5 करोड़ रुपए एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, तो उसको अपने बेसिकली पिछले 3 सालों का प्रीसीडिंग 3 years का एटलीस्ट इससे ज्यादा हो सकता है, एटलीस्ट 2% पिछले 3 साल को जो नेट प्रॉफिट था वो आपने CSR एक्टिविटीज पे स्पेंड करना है। द लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग, अगर आप CSR एक्टिविटीज कर रहे हैं तो बहुत ही ब्रॉड यहाँ पे आपको लिस्ट मिलती है। आप इट रेंजेस फ्रॉम सपोर्टिंग द प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट साइट्स टू प्रमोटिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी आपका CSR एक्टिविटी में गिना जाता है, और अगर आप किसी हेरिटेज साइट के लिए अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं, पैसा देते हैं, तो वो भी CSR एक्टिविटी गिना जाता है। सो द स्पेक्ट्रम इज क्वाइट ब्रॉड अगर हम CSR की बात करें, ठीक है। तो ये भी आपका एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन जाता है कि CSR इज क्वाइट ब्रॉड, लेकिन ESG में तो ऑफ कोर्स आप खुद समझ सकते हैं कि इट्स नैरो, है ना, ये है, तभी ESG की आपके डिस्क्लोजर्स में ये पर्टिकुलर चीजें होनी चाहिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, ओके। ESG regulations on the other hand differ in process and impact. The UK Modern Slavery Act, अब सुनिएगा क्योंकि हमें इन्हीं से पता चलेगा, इंडिया में तो अभी है ही नहीं ESG का इतना ज्यादा कुछ है, ऑफ कोर्स, बट नेशन स्टेज में है, तो हमें UK से समझना पड़ेगा। जो UK की मॉडर्न स्लेवरी एक्ट है, ये रिक्वायर करती है कि जो भी कंपनी अपना बिजनेस कर रही है UK में, ओके, और उसकी एनुअल सेल्स हैं €36 मिलियन से ज्यादा, तो आपको पब्लिश करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आप कौन से एफर्ट्स लेते हैं ये आइडेंटिफाई और एनालाइज करने में कि जो आप बिजनेस रन कर रहे हैं उसकी पूरी सप्लाई चेन में कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो नहीं हो रही, कहीं पे चाइल्ड लेबर तो नहीं हो रही, है ना, या फिर कोई डेट बॉन्डेज तो नहीं हो रही आपकी सप्लाई चेन में। ओके, आपका
आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा इंटरनल अकाउंटेबिलिटी प्रोसीजर्स को, आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा सप्लायर कंप्लायंस को, एंड टू ट्रेन सप्लाई और अपने सप्लाई चेन मैनेजर्स को आप इन तरह के इश्यूज में ट्रेन करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि CSR में तो आप क्या कह सकते हैं, ये पर्टिकुलर 2% है पैसा हम यहाँ पे लगा रहे हैं एडुकेशन में, खत्म बात। लेकिन ये क्या है, ESG क्या है? ESG आप कह सकते हैं कि इट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, आपने ये पता लगाना है कि आपको डिस्क्लोज करना है, यहाँ पे कोई आप पैसा लगा नहीं रहे कहीं पे, अपना प्रॉफिट का कुछ पैसा आप किसी बेटरमेंट में लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस ये देखना है कि जो आपका बिजनेस रन हो रहा है इसमें कुछ गलत काम तो नहीं होता, उससे कोई चाइल्ड लेबर की वजह से तो नहीं आप ग्रो कर रहे, एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, ये है ESG का कॉन्सेप्ट। तो आपको सबसे पहले तो देखिए, अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या करें, आप ESG और CSR के बीच में कुछ कॉन्क्रीट डिफरेंस लिखें। आप CSR का पहली बात तो इंडिया में क्या है, 500 करोड़, 1000 करोड़ और 5 करोड़ वाला ये पैरामीटर लिख दिया और 2% आपको पिछले 3 साल के देने हैं, ये CSR का आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और ESG में ऑफ कोर्स आप ये लिख के शुरू कर सकते हैं कि आपको बेसिकली एनालाइज और आइडेंटिफाई करना है कि आपकी पूरी सप्लाई चेन में, अगर हम फॉर एग्जांपल यूके का पार्ट लें, यूके का एग्जांपल लें, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि चाइल्ड लेबर, डेड बॉन्डेज आपकी पूरी सप्लाई चेन में नहीं हो, तो देन ऑफ कोर्स यू ट्रेन योर सप्लाई मैनेजर कि आप इन इश्यूज का ध्यान रखें। ठीक है, या आप पूरी टेक्निकलिटीज को कवर कीजिए पहले तो। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, उसके बाद आप लिखेंगे कि जो CSR का बेसिकली स्कोप है वो बहुत ब्रॉड है। फिर आप यही लिख दीजिए, इट रेंजेस फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट साइट्स टू प्रमोटिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, बट इट इज नॉट द केस हियर। यहाँ पे बहुत फिक्स्ड पैरामीटर्स हैं, ESG, खत्म बात। तीसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, ओके तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो CSR है, CSR इंडिया के केस में क्या है, मैंडेटरी है, पर ESG अभी तक यहाँ पे हमने कुछ स्टैंडर्डाइज चीजें नहीं देखी हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे अभी तक तो वॉलंटरी आप इसे कह सकते हैं, ऑल्दो कोई हम इतना ज्यादा अडॉप्शन नहीं देखा है। और क्या लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं कि जो ESG है, ESG का एक्सटर्नल इम्पैक्ट है। कैसे? क्योंकि ESG आप जब डिस्क्लोजर्स कर रहे हैं तो आप अपने इन्वेस्टर्स को बता रहे हैं, क्योंकि हम ESG पैरामीटर्स में अच्छे हैं, हमने एफर्ट्स लिए हैं ये सब कुछ समझने और आपको बता रहे हैं, तो यू शुड इन्वेस्ट इन अस, यू हैव एन एक्सटर्नल इम्पैक्ट टू इट। लेकिन जो CSR है, CSR केवल और केवल एक आप कह सकते हैं कि इंटरनल थिंग है। आप क्योंकि इतना अर्न कर रहे हैं तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो आपने अपना 2% प्रॉफिट लगा दिया किसी अच्छी चीज में। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको रेपुटेशन मिलेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट इन चीजों पे मिल सकती है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, वो इन्वेस्टर स्पेसिफिक है। ओके तो ये एक की डिफरेंस है। और जो ESG है, ESG इज मोर क्वांटिफिएबल एंड स्टैंडर्डाइज्ड। ESG क्वांटिफिएबल कैसे है, क्योंकि देखिए, हो तो ऑफ कोर्स CSR इनिशिएटिव्स भी क्वांटिफिएबल सकते हैं कि आपने गोल्स रखे हैं कि मैं जो कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ उससे 2% राइज दिखना चाहिए, फॉर एग्जांपल सेफ ड्रिंकिंग वाटर की प्रोविजन में एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन ESG जो है इट्स मोर क्वांटिफिएबल, मतलब आपको पूरा डेटा ओरिएंटेड है, काफ़ी बताना पड़ेगा अपने इन्वेस्टर्स को डेटा के, उनको जेनरिक टर्म्स थोड़ा ना बता सकते हैं कि हमारी कंपनी की वेबसाइट पे लिखो दैट वी आर गुड विद चिल्ड्रन, वी आर नॉट डूइंग ऑल दीज थिंग्स, इट डजंट वर्क। वेयर इज द डेटा, इन्वेस्टर्स वुड आस्क। ठीक है कि क्या, हाउ डज द थिंग्स वर्क, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आप देखिए ESG के केस में यही इस तरह से पॉइंटर्स बनाएंगे कि दिस इज हाउ, ऑफ कोर्स आई थिंक इससे ज़्यादा तो कुछ यहाँ पे बन भी नहीं सकता। ओके तो आप पहले टेक्निकल डेफिनेशन लिखेंगे दोनों की, आई शुड रिपीट। ओके फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ऑफ कोर्स लिखेंगे कि ये CSR काफ़ी ब्रॉड हो सकता है, ये फिर भी काफ़ी इसका एक फिक्स्ड नैरो पैरामीटर्स हैं। एक का एक्सटर्नल इम्पैक्ट है यानी कि ESG का, तीसरा पॉइंट मैं बता रही हूँ, और CSR का इंटरनल है, वॉलंटरी इंटरनल इम्पैक्ट है। इंडिया के केस में CSR मैंडेटरी है क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 बताता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ESG की, वो अभी भी नेसेंट स्टेज पे है, वॉलंटरी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, और क्या आप लिखेंगे कि ESG, पांचवें पॉइंट पे हम आ गए, ESG मोर डेटा ओरिएंटेड और मोर क्वांटिफिएबल है, पर CSR इज नॉट दैट क्वांटिफिएबल। ठीक है, और और भी आप एक पॉइंट बना सकते हैं इसी से डिराइव करके कि दैट इज मोर इन्वेस्टर ओरिएंटेड, है ना।
और उसके केस में यू जस्ट वर्क फॉर योर गुड विल एंड रेपुटेशन एंड ऑफ कोर्स यू वर्क क्योंकि आप कॉर्पोरेट सिटीजन्स की तरह एक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से आप पॉइंटर्स बना के यू रैप अप। ओके, Why is ESG relevant in India? अब ESG इंडिया में क्यों relevant है? India has had a long, India has long had, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, बॉडीज हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, सोशल और गवर्नेंस इशू से रिलेटेड, ESG से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास NGT है, लेबर कोड्स हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इस्टेब्लिश की हुई है हमने। तो द पेनल्टी फॉर वायलेशंस, और हमें पता है कि अगर आप इन सारे लॉज को वायलेट करते हैं तो पेनल्टी भी है, ओके, और काफ़ी सब्सटैंशियल भी हो सकती है। वाइल दीज लॉज एंड बॉडीज प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल एंड सोशल सेफगार्ड्स, लेकिन अगर ESG पूरा फुल फ्लेज्ड कोई ऐसी पॉलिसी आती है जो बिल्कुल आ सकती है, बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की, जिससे हम मॉनिटर, क्वांटिफाई और डिस्क्लोज कर सकें ESG रिक्वायरमेंट्स की तरह, क्योंकि वो होगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में भी हो रहा है। SEBI रिस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीज इन ESG इन्वेस्टमेंट एंड द डिमांड बाय इन्वेस्टर्स फॉर इंफॉर्मेशन ऑन ESG रिस्क्स सब्सटैंशियली रिवाइज्ड दी एनुअल। तो अभी देखिए हमने SEBI के केस में देखा, SEBI ने अपना जो एनुअल बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट निकालती है required by 1000 largest listed companies, उसको रिवाइज कर दिया, which is a notable departure उसकी previous disclosure requirement से, ठीक है। तो क्योंकि अब और considerable emphasis दिया गया है quantifiable metrics में, ESG quantifiable metrics, okay, to allow companies to engage meaningfully with stakeholders and to enhance investor decision making। तो आप ये point लिख दीजिए, investor decision making में help करता है, okay, disclosure वो कहाँ CSR कहाँ से investor decision making में help करता है, ऑल्दो कर सकता है, बट स्टिल डिस्क्लोजर्स रेंज फ्रॉम ग्रीन हाउस गैस, डिस्क्लोजर में क्या क्या करना है, आपके ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कितने हैं कंपनी के, जेंडर और सोशल डाइवर्सिटी कैसी है, कितनी लड़कियां काम करती हैं, कितने बेसिकली आपके CEO पोजिशंस पे विमेन है, एंड ऑल ऑफ दैट। फर्दर लेजिस्लेशन रिगार्डिंग ESG आर लाइकली, वही एक लॉ आना बहुत ही ज़्यादा लाइकली लगता है हमें, क्योंकि हम काफ़ी सारे स्टेप्स इसमें ले रहे हैं, हम बहुत सारे बढ़ चढ़ के ग्लोबल क्लाइमेट फोरम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ऑल ऑफ दैट। ओके, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर इंडियन कंपनीज? इंडियन कंपनीज के लिए इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी? कंप्लायंस विद ESG रेगुलेशंस बोथ ओरिजिनेटिंग इन इंडिया एंड एल्सवेयर अराउंड द वर्ल्ड thus pose a significantly different challenge than India's CSR regulations। देखिए CSR से तो ऑफ कोर्स ये डिफरेंस है, ये तो हमारे लिए कुछ और चैलेंजेस भी आएंगे, क्योंकि इन पर्टिकुलर अब बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं, उनको ESG रेगुलेशन, तो देखिए जो ESG रेगुलेशन होगी वो पता स्टैंडर्डाइज की होगी, क्योंकि जो ग्लोबली चल रहा है हमें भी वो अपनाना ही पड़ेगा, US, UK, यूरोपियन यूनियन, ओके, बिकॉज दिस इज एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में भी बहुत सारे बाहर के लोग जो यहाँ की कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, या बहुत सारी इंडियन कंपनीज बाहर अपनी ब्रांचेस खोलेगी, तो वहाँ की ESG रेगुलेशंस के साथ उन्हें कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर ऑफ कोर्स आपको वहाँ की इन्वेस्टर डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करना है, तो यू विल हैव टू टेक उन्हीं के नॉर्म्स, और फिर वही नॉर्म्स आप इंडिया भी लेके आएंगे, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। ओके, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे क्या हुआ है, Scientists devise a glow scope to bring fluorescent microscopy to schools। देखिए अब सुनिएगा यहाँ पे फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है। अब अगर आपके प्रीलिम्स में आ जाए कि एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और एक फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है, कि एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप एक ऑब्जेक्ट को जब ऑब्जर्व करता है तो वो ये ऑब्जर्व करता है कि कैसे वो ऑब्जेक्ट ऑब्जॉर्ब कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है या स्कैटर कर रहा है विजिबल लाइट को, राइट। माइक्रोस्कोप तो देखा ही होगा आपने, लेकिन अगर हम एक फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप की बात करें तो एक ऑब्जेक्ट को कैसे ऑब्जर्व करता है, बाय स्टडिंग कि कैसे वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट री एमिट कर रहा है लाइट को जो उसने ऑब्जॉर्ब की है, ओके, मतलब वो कैसे फ्लोरोसिस करता है, ओके। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। तो जब एक ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट किया जाता है विद लाइट ऑफ अ स्पेसिफिक वेवलेंथ, देखिए यहाँ पे क्या है ना, कुछ फ्लोरोफोर्स होते हैं। फ्लोरोफोर्स का मतलब क्या होता है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कहीं कहीं फ्लोरोफोर्स को, जैसे एक स्टेन है, एक स्टेन है
बेसिकली जो मुझे पता है कि वो डीएनए के साथ जाके बाइंड कर जाती है, मुझे पता है वो स्टेन डीएनए के साथ जाके बाइंड करती है, ठीक है। तो फिर मैंने उसी स्टेन को यूज किया है अपनी फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में। मैंने क्या किया है, इस फ्लोरोफोर को यानी कि स्टेन को डाला ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको इन्फ्यूज किया, तो मुझे पता है वो जाके डीएनए के साथ चिपक गई हुई, ठीक है। और मुझे डीएनए को ही स्टडी करना है, ओके। मुझे ये बात पता है कि मुझे डीएनए को ही स्टडी करना है, ओके। तो अब मैं कैसे करूं, अब वो बाइंड कर गई है, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स विद इन द फ्लोरोफोर्स फ्लोरोसेंस। द फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप कैन ट्रैक देम एज दे मूव इनसाइड द ऑब्जेक्ट, रिवीलिंग द ऑब्जेक्ट्स इंटरनल शेप। फॉर एग्जांपल stain binds to DNA and excited, okay। तो फिर जैसे हमने क्या किया, हमने वो स्टेन डाला जो फ्लोरोफोर के रूप में एक्ट कर रहा है, ओके। और फिर वो डीएनए के साथ जाके बाइंड कर चुका है, लेकिन मैंने पूरे ऑब्जेक्ट को, अब डीएनए थोड़ा ना, डीएनए मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैंने पूरे सैंपल को इल्यूमिनेट किया अल्ट्रावायलेट लाइट डाल के। अल्ट्रावायलेट लाइट में तो फ्लोरोसेंस दिखती है, राइट। तो अल्ट्रावायलेट लाइट डाली, तो जो स्टेन था, है ना, तो ये जो स्टेन मैंने डाला हुआ है वो इस लाइट को अब्जॉर्ब कर लेगा, अब्जॉर्ब करेगा तो री एमिट भी करेगा, और री एमिट करेगा एक हायर वेवलेंथ पे और डिफरेंट कलर पे, तभी तो डिफरेंट कलर शो होगा उस पे, ठीक है। तो जब ये री एमिट करता है, बेसिकली री एमिट करते हुए बेसिकली हम माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखेंगे कि कहाँ से री एमिशन हो रही है, और पूरा कैसे इट मूव्स इनसाइड द ऑब्जेक्ट, कैसे कैसे स्टेन मूव कर रहा है उस डीएनए में। जैसे जैसे मूव करेगा हमें पूरी इंटरनल शेप, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिख जाते हैं, ऑब्जर्व हो जाते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। जहाँ से री एमिशन हो रही है, ऑफकोर्स वही तो डीएनए है, क्योंकि वहीं पे तो उसने बाइंड किया हुआ है। और जहाँ जहाँ जैसे जैसे वो घूम रहा है अंदर स्टेन, उस पूरा इंटरनल हमें जो शेप है सब कुछ पता चल जाता है। That is the DNA, that is how it looks, that is exactly the characteristics we were looking for, okay। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या हुआ है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया फॉर अर्ली कंक्लूजन ऑफ पैक्ट ऑन मार्केट एक्सेस। कुछ भी नहीं यहाँ पे हुआ है, बस जैसा कि हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और एल्बनीज ने क्या कहा था कि वी लुक फॉरवर्ड टू कंक्लूडिंग द इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट सून। सेका, अभी हमने क्या साइन किया हुआ है, प्रिलिमिनरी ट्रेड अग्रीमेंट, जिसे हम एक्टा कहते हैं, ठीक है। तो हमें इसे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट तक लेके जाना है। तो वही चीज यहाँ पे जो मिस्टर पीयूष गोयल हैं, हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, उनके जो ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट है, उन्होंने भी यही सारी चीजें डिस्कस की हैं कि हम एक फुल स्केल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पैक्ट लेके आ सकें, ठीक है। और हम ताकि दोनों ही कंट्रीज में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़े, उनकी ग्रोथ बढ़े एंड ऑल ऑफ दैट। G20 नीड्स टू फोकस ऑन ब्लू इकोनॉमी, रिस्पॉन्सिबल AI। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि रिस्पॉन्सिबल एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लू इकोनॉमी वुड बी द प्राइमरी इश्यूज इन फोकस। कहाँ पे, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस होने वाले हैं 3 डे सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप पे। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस 20 यानी कि G20 कंट्रीज की सुप्रीम ऑडिटिंग इंस्टीट्यूशंस आएगी। हमारे केस में कौन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG गिरीश चंद्र मुर्मू जी प्रेजेंटली, ठीक है। तो वो चेयर करेंगे SAI-20 एंगेजमेंट ग्रुप को, है ना। तो आपको CAG प्रिपेयर करके जाना है बहुत ही अच्छे से, आर्टिकल 148 एंड ऑल सबसे, क्योंकि वो पर्स का ध्यान रखते हैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का कहना है इज द हाईएस्ट ऑफिस, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। कंजर्विंग ओशन एसेट्स। तो ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या है कि हम सस्टेनेबली यूज करें ओशन रिसोर्सेज को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इंप्रूव करें लाइवलीहुड्स को जो ओशन पे डिपेंडेंट है, एंड जॉब्स वाइल प्रिजर्विंग द हेल्थ ऑफ आवर इकोसिस्टम। रिस्पॉन्सिबल AI का मतलब क्या है, गवर्नेंस फ्रेमवर्क विच इज एम्ड एट which data can be collected and used, how AI models should be evaluated, how to best deploy and monitor the models। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे वो तो ऑफ कोर्स जब डिस्कशन हो जाएगी और हम डिस्कस करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी इफ एनीथिंग इज लेफ्ट आज की न्यूज़पेपर में से। आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ओके। ओके अब देखिए वही चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि हमारी फिनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम यहाँ पे कंटाजियन इफेक्ट हो सकता है, पर वी आर रेडी विद एन अम्ब्रेला। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है और कुछ नहीं, ठीक है।
और ये तमिलनाडु की जो वीडियो थी वो एक पटना में ही शूट की गई थी, और फिर एक जो यूट्यूबर थे मनीष कश्यप, उन्होंने बेसिकली अपने यूट्यूब पे वो फेक वीडियो वायरल भी की थी, तो उनको अरेस्ट करने की बातचीत चली, आई थिंक अरेस्ट हो गए हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब देखिए ये जो छोटा सा आर्टिकल है, सून नेट जीरो वेस्ट मस्ट फॉर बिल्डिंग्स, बस इतना ही आर्टिकल है कि सून नेट जीरो वेस्ट बिल्डिंग्स के लिए एक मैंडेटरी क्लॉज बन जाएगा, नथिंग ऑन इट, इससे ज्यादा भी हमें कुछ नहीं पता। अब देखिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, सेम सेक्स यूनियन कैन रॉक सोसाइटल वैल्यूज सेंटर। आप जानते हैं कि क्या जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जिसके तहत सिविल मैरिज होती है, रिलीजियस मैरिज नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि पर्सनल मैरिज लॉज हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉज, हिंदू पर्सनल लॉज, हिंदू मैरिज एक्ट, इस तरह के प्रोविजंस हैं। अगर आप इन तरह के अगर आप फॉर एग्जांपल कोई एक इसमें से क्रिश्चियन है, कोई एक इसमें से मुस्लिम है, और वो दोनों शादी करना चाहते हैं, तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कर सकते हैं। अगर आपका पर्सनल लॉ वो अलाउ नहीं करता तो इट्स अ सिविल मैरिज, दो सिविल लोग शादी कर रहे हैं, सिविल एडल्ट्स। तो वैसे ही यहाँ पे जो सेम सेक्स पीपल हैं वो चाहते हैं कि हम तो कह ही नहीं रहे, हमें पता है, चलिए ठीक है कि हिंदू रिलीजन में फॉर एग्जाम्पल अलाउड नहीं है, तो हम नहीं कह रहे कि हमें उसी लॉ के तहत ये राइट दीजिए कि हम शादी कर सकें, हमें स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सिविल मैरिज करने का हक मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडरिंग जो भी इस तरह की पिटिशन, चाहे वो हाई कोर्ट के लेवल पे थी, वो उन्होंने अपने पास दे दी है, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे थी, नाउ दे आर कंसिडरिंग इट, लेकिन उन्होंने सेंटर से एफिडेविट मांगा था इस पे। तो सेंटर ने फाइनली अपना रिप्लाई दिया है, अपने एफिडेविट में उन्होंने कहा है कि देखिए कि जो शादी है ना, मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमारे केस में एक बायोलॉजिकल यूनियन माना जाता है बिटवीन अ बायोलॉजिकल मैन, नॉट एक्चुअली बायोलॉजिकल यूनियन, एक यूनियन माना जाता है बिटवीन अ बायोलॉजिकल मैन एंड अ बायोलॉजिकल वुमन। इट्स अ होली यूनियन, अ सैक्रेमेंट एंड अ संस्कार इन इंडिया। ठीक है, तो इसीलिए हमें इस एक्सेप्टेड व्यू के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सेम सेक्स मैरिज उसके खिलाफ जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए आपने डीक्रिमिनलाइज किया है सेक्सुअल इंटरकोर्स को बिटवीन सेम सेक्स पर्संस, अपने नवतेज सिंह जौहर जजमेंट में आपने लेजिटिमाइज नहीं किया है इस कंडक्ट को, आपने बस डीक्रिमिनलाइज किया कि इनको जेल नहीं होगी अगर ये सेम सेक्स पर्सन्स जो हैं वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हैं। जरूरी नहीं है कि हमने लेजिटिमाइज कर दें कि अच्छी ही बात है, सही ही है, ये इन्होंने कहा है गवर्नमेंट ने। ठीक है, साथ ही में इन्होंने कहा है कि जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, इसकी जो सैंक्टिटी इसके साथ जुड़ी हुई है, और हमारे जो मेजर पार्ट्स ऑफ कंट्री में ये संस्कार होली यूनियन की तरह माना जाता है। ठीक है, इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन भी हमने शादी को ऐसी ही दी हुई है, दैट इज इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ बायोलॉजिकल मैन एंड अ बायोलॉजिकल वुमन। ओके, तो आप समझ रहे हैं राइट, और इट्स एन एज ओल्ड फिनोमिनन। और कोई भी डेविएशन, साथ ही में बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी डेविएशन मैरिज की डेफिनेशन से अगर होगी, ओके, तो वो बेसिकली पार्लियामेंट में होगी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। लेट द लेजिस्लेचर डू इट, क्योंकि लेजिस्लेचर इज द वॉइस ऑफ द पीपल, हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, वॉइस ऑफ द पीपल। ये चेंज हो रही है तो फिर हमें यहाँ पता चलेगा, हम उसे डिबेट करेंगे, यू डोंट रियली गेट इनटू इट। ओके, अब देखिए हमें डिस्कस करना है संडे के आर्टिकल्स को। ओके, सो फ्रॉम हेयर ऑन ऑफ कोर्स वी विल बी डिस्कसिंग संडे के आर्टिकल्स। मिनिस्ट्री बैक्स नॉर्म्स एक्सक्लूडिंग ट्रांस पर्सन्स फ्रॉम डोनेटिंग ब्लड। अब देखिए आपका अगर कोई क्वेश्चन आता है, चाहे वो GS1 हो, GS2 हो, या एथिक्स हो, अगर कोई आया इस तरह का क्वेश्चन आए कि बहुत बार जो पब्लिक कंसर्न्स होते हैं वो इंडिविजुअल राइट्स को आउटवे करते हैं, इंडिविजुअल राइट से बढ़कर हो जाते हैं पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स, पब्लिक सिक्योरिटी, इस तरह के कंसर्न्स, तो उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे हमें सरकार देती है। अच्छा बुरा नहीं पता, पर आपके लिए एग्जाम्पल है, ठीक है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बताया है कि जो हमारी 2017 की गाइडलाइंस है ब्लड डोनेशन की, जिसमें हम एक्सक्लूड करते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन्स को, मेन हैविंग सेक्स विद मेन लोगों को, और फीमेल सेक्स वर्कर्स को, कि वो डोनेट नहीं कर सकती ब्लड को। क्यों? क्योंकि दे आर एट हाई रिस्क कैटेगरी, वो हाई रिस्क कैटेगरी में है, क्योंकि HIV, हेपेटाइटिस B, C इन्फेक्शंस, इसीलिए क्योंकि हमारे पास सब्सटैंशियल एविडेंस है कि ये पर्टिकुलर जो सेगमेंट्स हैं दे आर ऑन हाई रिस्क। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि जो एक पिटिशनर है
उनका ये कहना है कि वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी को, कि हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, ओके, राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन को, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी को इन पर्टिकुलर कम्युनिटीज की। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि देखिए हम आपकी बात समझते हैं, पर कहीं चीजें ऐसी होती हैं, पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव मस्ट ट्रम्प इंडिविजुअल राइट्स। क्या आपको ये नहीं लगता कि सरकार पे ये ऑब्लिगेशन है कि उनको ये इंश्योर करना है कि जो ब्लड डोनेशन और ट्रांसफर्स हो रहे हैं वो सेफ हैं। तो आप, और अगर हम इसको अदरवाइज देखें ना, कि आपके राइट टू डिग्निटी से ज्यादा जो राइट टू डिग्निटी ऑफ रिसीवर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उनको प्रॉमिस नहीं करते क्या? तो ये चीज यहाँ पे सेंटर ने जवाब दिया है। अब हम देखते हैं बाकी यहाँ आर्टिकल्स क्या कहते हैं। ईरान सेज इट हैज रीच्ड अ डील टू बाय रशियन सुखोई फाइटर जेट्स। तो देखिए अभी हमें ऑलरेडी ये तो बात पता ही है कि बहुत सारे जो कीव में यूक्रेन में बैटल चल रही है, कि रशिया ने, रिपोर्ट्स बताती हैं कि रशिया ने जो वहाँ पे बहुत सारे ड्रोन्स डिप्लॉय किए हुए हैं, बहुत सारे ड्रोन्स उसमें से ईरान से आए हैं, जैसे कामिकाजे ड्रोन्स हैं जो, ठीक है, शहीद 136 कामिकाजे ड्रोन्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अब हमें कुछ और पता चल रहा है कि ईरान के पास भी उनका जो एयरक्राफ्ट का स्टॉक है वो खत्म हो रहा है, या तो बहुत ओल्ड हो गया है। तो उन्होंने एक डील को फाइनलाइज किया है दैट दे वुड बाय सुखोई Su-35 फाइटर जेट्स फ्रॉम रशिया, जो हमारे पास भी है, ठीक है। तो ये फाइटर जेट्स वो खरीदेंगे रशिया से, ऐसा हमें पता चला है। द एयरफोर्स ऑफ सैंक्शंस हिट ईरान हैज an aging fleet of aircraft and has struggled to acquire spare parts to keep its warplanes in the air। वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। रशिया ने अनाउंस किया है कि जो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस थी वो 2020 में एंड हो गई थी, कि ईरान नहीं परचेज कर सकता कन्वेंशनल वेपन्स को अंडर यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन 2231। तो अब ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो खत्म हो गई हैं। ये रिस्ट्रिक्शंस कहाँ से आई थी? जेकपोआ से आई थी, 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील से उसका है कि it has come to an end, then of course we can sell them conventional weapons and we are selling them, we are not going to listen to anybody। what तो आपको पता चल रहा है, रशिया, चाइना, right? Russia, China, Iran, they are on the same side। What is the new UK policy on refugees? Now this is a little important। यहाँ पे आपको prelims के perspective से बस जो non refoulement का जो प्रिंसिपल है वो पता होना चाहिए, कि जब आप किसी को डिपोर्ट कर रहे हैं, किसी रिफ्यूजी को वापस उसकी स्टेट में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप तब तक डिपोर्ट ना करें जब आपको ये बेसिकली पूरा आश्वासन नहीं हो जाता कि उस इंसान को अपनी पर्टिकुलर कंट्री में प्रोसिक्यूशन का या हरासमेंट का या हॉस्टिलिटी का डर नहीं है, जिस वजह से वो छोड़ के आपकी कंट्री में पनाह लेने आया था, तो आप उसी कंट्री में उसे दोबारा भेज रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या हुआ है, यूके की जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है उन्होंने अडॉप्ट किया है एक न्यू स्ट्रिक्टर पॉलिसी टू डील विद असाइलम सीकर्स जो आइलैंड में आते हैं बोट के माध्यम से। ऋषि सोनक ने, आपको याद होगा क्या बोला था, एक प्रॉमिस जो उन्होंने जनवरी 2023 में किया, that we would have to stop the boats जो इंग्लिश चैनल के रूट से इलीगली बहुत सारे असाइलम सीकर्स आ रहे हैं, we have to stop it। ये उनकी 5 की पॉलिसी प्रायोरिटीज में से एक था। द प्रपोज्ड प्लान क्या है कि इनको या तो डिपोर्ट कर दें इनके ओरिजिन स्टेट में, या इन असाइलम सीकर्स को किसी सेफ जगह पे डिपोर्ट कर दिया जाए, थर्ड कंट्री जैसे रवांडा, आप जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे लिखी है, लेकिन ऑफ कोर्स इट इज क्रिटिसाइज बाय UNHRC, HCR, UNHCR यानी कि जो रिफ्यूज एजेंसी है, और ह्यूमन राइट्स जो इनका पैनल है, साथ में यूरोपियन यूनियन की भी बहुत सारी कंट्रीज ने। ओके, दे हैव आर्ग्यूड दैट द न्यू UK पॉलिसीज इनकम्पैटिबल, इनका कहना है कि ये इनकम्पैटिबल है इंटरनेशनल लॉ के साथ, स्पेसिफिकली 1951 रिफ्यूजीज कॉन्वेंशन के साथ, जो इंडिया ने अभी तक रेटिफाई नहीं किया। आपको पता है, हमने सोचा भी नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा अच्छा इंडिया ही है रिफ्यूजीज के साथ। ओके, और हम यूरोप, ये जो पर्टिकुलर इनका ये प्रपोजल है, ये यूरोपियन कॉन्वेंशन एंड ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है। ओके, बाय द इलीगल माइग्रेशन बिल जो है अभी पास नहीं हुआ है, यूके पार्लियामेंट में पास होगा अभी, अगर ये पास हो जाता है तो ये रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा फ्रॉम March 7, 2023। अब पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है इस बिल का?
आप जानते हैं इमिग्रेशन एक हॉट बटन इशू है ना। वही जो हमने माइग्रेंट इशू अभी पढ़ा है ना, वही उनके वहाँ भी होता है कि नेटिव पॉपुलेशन को जेलसी होती है, दे आर ईटिंग अप आवर जॉब्स एंड ऑल ऑफ दैट। ट्रम्प याद है आपको अपनी स्पीचेस में क्या बोला क्या करता था? इंडियन, चाइनीज एंड वियतनामीज आर कमिंग अप हियर एंड ईटिंग अप आवर जॉब्स, मेक यूएस ग्रेट अगेन। ये सारी चीजें उनकी माइग्रेशन के खिलाफ उनके स्पीचेस थी और जिनको सपोर्ट भी मिला। ठीक है, तो विद द राइज ऑफ एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स फ्यूलिंग, और इसीलिए तो ब्रेग्जिट हुआ, क्योंकि बहुत सारे यूके के लोग ये समझते थे क्योंकि हम इसे बॉर्डरलेस एरिया में रहते हैं और इसीलिए कोई भी यहाँ आ जाता है और हमारी जॉब्स, और हमसे ज़्यादा तो वो फ्लरिश कर रहे हैं नेटिव पॉपुलेशन से ज़्यादा, और एग्रीकल्चर स्पेशली बहुत यहाँ का सफ़र कर रहा था एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो जब ब्रेक्सिट को इतना सपोर्ट मिला तो आप समझ सकते हैं एंटी इमिग्रेशन स्टैंड को कितना सपोर्ट मिलता होगा। वही कंजर्वेटिव पार्टी इसी बात पे जीतती है यहाँ की। Okay, this is the purportedly okay. Now just however through the recent years of pandemic, तो अब देखिए फिर क्या हुआ कि इनका ये कहना है कि हम ये बिल इसलिए लेके आए क्योंकि हम चाहते हैं लीगल माइग्रेशन को बेसिकली इनकरेज किया जा सके। लीगल माइग्रेशन इन द सेंस जो स्किल्ड लोग हैं जैसे इंडिया बाकी जगहों से जो आ रहे हैं, बिकॉज वी नीड देम फॉर आवर ग्रोथ, स्किल्ड सेट, यस डेफिनेटली वी डू। लेकिन अभी हो क्या रहा है पैंडेमिक के बाद, अफगान क्राइसिस के बाद बहुत सारी कम्युनिटीज अफगानिस्तान से, ईरान से, इराक से वहां जा रही है असाइलम सीकर्स के रूप में। तो ये ऑफकोर्स हैज बिकम कंसर्निंग फॉर देम। व्हाट मेजर्स डज द बिल प्रपोज? तो बिल क्या कहता है? वही चीज जो मैंने आपको बताया कि जो होम सेक्रेटरी है वो डिटेन कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं जो यूके में आ रहे हैं इलीगली, या तो रवांडा या किसी और सेफ थर्ड कंट्री में। माइग्रेंट्स को राइट टू बेल नहीं होगा फॉर द फर्स्ट 28 डेज ऑफ देयर इमिग्रेशन। सिर्फ जो बहुत ही इल है ना, जिनको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, या बच्चे हैं, उनको ये लोग नहीं कुछ कहेंगे। ये चीज यहाँ पे लिखी है। ओके, इज द बिल कंसिस्टेंट विद ह्यूमन राइट्स लॉ? अब देखिए, जो यूके की होम सेक्रेटरी है स्यूला ब्रेवरमैन, जिन्होंने काफ़ी चीज़ें इंडिया के बारे में बोली हुई, ऑल्दो ये खुद एक इंडियन माइग्रेंट की बेटी हैं, बट स्टिल इन्होंने बोला है कि देखिए मुझे खुद को पता है कि मोर देन 50% चांस है कि ये जो नया बिल है इट इज़ इनकम्पैटिबल विद इंटरनेशनल लॉ। लेकिन क्योंकि इट इज़ नॉट इन अलाइनमेंट विद नॉन रिफॉल्वमेंट जो मैंने आपको बताया, ठीक है, तो जो रिफ्यूजी कन्वेंशन में और ECHR में भी है, और यूके सिग्नेटरी टू दैट। सबसे बड़ी बात तो ये है दैट रिफ्यूजी शुड नॉट बी रिटर्न टू अ कंट्री वेयर दे फेस थ्रेट्स टू लाइफ एंड लिबर्टी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज एक्सपेक्टेड कि बिल विल बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट्स। लेकिन आप जानते हैं यूके के हाई कोर्ट ने रिसेंटली क्या कहा था? रवांडा में डिपोर्टेशन जो है वो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ नहीं जाता। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इनके यहाँ भी तो सुप्रीम कोर्ट है ना, तो फिर वहाँ क्या होगा, वी विल सी दैट। ओके, अब देखिए यहाँ पे आई थिंक समथिंग इज लेफ्ट। फाइनली एल्बनीज ने प्रॉमिस किया है कि अब देखिए एल्बनीज से उनके कंट्री में जब वो गए वापस मिस्टर मोदी से मिलके, तो उनसे क्वेश्चंस पूछे मीडिया ने कि मतलब आपने क्या बोला मिस्टर मोदी का, जब उन्होंने कहा कि प्रो खालिस्तानी सपोर्टर जो हमारे टेम्पल्स को, हिंदू टेम्पल्स को वहाँ पे वैंडलाइज करते हैं, तो आपने उसको क्या रिस्पॉन्स किया उनको? तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको बोला कि हम फर्मली विद फुल फोर्स हम प्रिवेंट करेंगे इन तरह के अटैक्स को जो हिंदू टेम्पल्स पे हो रहे हैं, क्योंकि हम चाहे वो मॉस्क्स हैं, टेम्पल्स हैं, चर्चेज हैं, सबको इक्वली देखते हैं और किसी पे कोई अटैक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम टॉलरेंट मल्टी कल्चरल नेशन है, और यही चीज़ मैंने मिस्टर मोदी को भी कही है। तो फाइनली जो हमें लग रहा था कि इन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ तो इन्होंने कहा था। ठीक है, स्टेट्स डिमांड दैट लाइटनिंग बी डिक्लेयर्ड अ नेचुरल डिजास्टर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है आप जानते हैं, और हम डिस्कस कर चुके हैं कि 2 दिन का नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कॉन्फ्रेंस हुआ है दिल्ली में। ठीक है, तो उसी पे ये कई स्टेट्स ने बोला है कि लाइटनिंग को एक नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर कर देना चाहिए। आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लाइटनिंग नेचुरल डिजास्टर नहीं है। ठीक है, इन्होंने क्यों ऐसा बोला है? क्योंकि जो डेथ्स हो रही हैं वो सरपास करती हैं और किसी डिजास्टर को जो हमारी कंट्री में हो रही है लाइटनिंग की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे प्रेजेंट नॉर्म्स के हिसाब से साइक्लोन, ड्राउट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, एवलांच, क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट अटैक, फ्रॉस्ट, कोल्ड वेव्स, ये कंसिडर की जाते हैं डिजास्टर्स दैट आर कवर्ड अंडर स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, जिसका 75% जो फंडिंग है सेंटर से आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी है, और हर साल 2500 लोगों की जान जाती है हर साल लाइटनिंग स्ट्राइक्स की वजह से, बिजली कड़कने की वजह से। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे इसीलिए बोला जा रहा है कि लेट्स डू समथिंग अबाउट इट।
ओके, लाइटनिंग वाज द हाईएस्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइटनिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, झारखंड, उड़ीसा एंड बिहार, बट द नंबर ऑफ डेथ्स वाज हायर इन मध्य प्रदेश, ठीक है, फ्रीक्वेंसी नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा है पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में डेथ्स ज़्यादा हो रही है. Lightning characteristics are different for different regions. The prevalence is more at night and the early hours in hilly states and more during the day in plains. This is why deaths occur more in the plains, क्योंकि लोग बाहर होते हैं. ठीक है. Thank you so much. Please like the video.